उसकी आंखें नीची थी, पर वाइसर ने मुस्कुराकर कहा, आन, मैं लौटूंगा, और जब लौटूंगा तो इस जगह को सुरक्षित पाऊं, इसलिए मैं मैडम को मारना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि जो बकीरा के साथ हुआ वो किसी और के साथ हो। आन ने उसकी तरफ देखा। उस शब्द ने उसे चौंका दिया। हंट, तू उसे हंट करने की बात कर रहा है? उसने वो सारे लम्हे याद की, जहर वाला हादसा, ओमन की जटिलता, हर मुश्किल जो वाइसर ने अकेले झेली थी। वो हल्का सा मुस्कुराई और उसका हाथ पकड़ लिया। अगर तू हंट कह रहा है तो क्या मैं नतीजे की उम्मीद कर सकती हूँ? वाइसर की आवाज इस बार बहुत धीमी थी, पर सच्ची। हाँ, तू कर सकती है। रात गहराई, बारिश तेज होने लगी, पत्तों पर गिरती बूंदों की आवाज के बीच वाइसर एक और मॉन्स्टर से टकरा रहा था, एक विशाल सलमेंडर। वो जोर से दहाड़ा। वाइसर ने बेल्ज़ेबब से उसका हाथ काट दिया, और कुछ सेकंड में वो हाथ फिर से उगाया। वाइसर की आंखें संकीर्ण हो गई। तो ये बात सच थी, जब तक इसका सिर सलामत है ये रिजेनरेट करता रहेगा। उसने आगे बढ़ते हुए कहा, तू मेरी आखिरी चुनौती है, अब अपना पावर मुझे दे दे। अब बेल्ज़ेबब में 3 शक्तियां थी, बर्न, इंजरी, साइलेंट हील और रिजेनरेशन। दूसरी ओर गांव में आहान पसीना पोंछते हुए बोला, काम पूरा हो गया। उसके दोस्त हैरान थे, तूने ये घर बनाया? तुझे ये सब आता है? आहान ने हंसते हुए कहा, वेसर मेरा भाई, उसके लिए घर बनाना मेरे लिए फर्ज है। हंसी की गूंज में किसी ने याद किया, याद है आहान पहले वाइसर को कितना नापसंद करता था? आहान ने हंसते हुए झुठलाया, हाँ, पर अगर वो ना होता तो आज हमारा गांव दोबारा नहीं बसता। फिर वो सब खुश होकर वाइसर को बुलाने उसके टेंट की ओर भागे, लेकिन वो टेंट खाली था। एक दोस्त बोला, शायद बाहर गया होगा। आहान ने निराश होकर कहा, मैं चाहता था कि जब वो घर देखे तो उसके चेहरे पर वो एक्सप्रेशन जो उसने कभी किसी को नहीं दिखाया। दूसरे दोस्त ने हंसते हुए पूछा, पर क्या वो ऐसा एक्सप्रेशन कभी दिखा भी सकता? गहरे जंगल में चुपचाप खड़ी, उसकी नजर दूर टिकी, जहाँ आज की सबसे खतरनाक लड़ाई शुरू होने वाली थी। उसके होंठ बुदबुदाए, हे जंगल के देवता, उस वॉरियर को आशीर्वाद देना जो आज मौत से टकराने जा रहा है। वहीं दूसरी ओर विसर खड़ा था मैडम 8 लेग्स की लेयर के सामने। आसमान में काले बादल जमा हो चुके थे। बारिश अब किसी भी पल शुरू हो सकती है, उसने खुद से कहा, और शायद ये परफेक्ट समय था उसे हंट करने का। हर वेरिएबल, हर संभावना वाइसर पहले ही कैलकुलेट कर चुका था। अब शिकार शुरू करने का वक्त आ चुका था। वो छलांग मारते हुए मैडम की लेयर में कूदा। शिकार शुरू होता है। लंबे अंधेरे हॉल में मैडम 8 लेग्स गहरी नींद में थी, बिल्कुल अनजान कि उसकी मौत अब उससे कुछ ही कदम दूर है। वाइसर ने बास्करविल की 6th टेक्निक का इस्तेमाल किया। उसके एक पैर को काट दिया। मैडम की नींद चीख में बदल गई। उसके सिर पर दर्द दौड़ पड़ा। वाइसर लैंड कर चुका था, पर उसने देखा पैर रिजेनरेट हो चुका है, और जैसे कि एडोनाई की रिपोर्ट में लिखा था, कटे हुए पैर अब 2 हो चुके थे। मैडम ने गुस्से से झड़ थूकते हुए हमला किया। वाइसर ने प्लान 1 एक्टिवेट कर दिया। वो बिजली की रफ्तार से इधर उधर घूमने लगा। हर कट उसके पैरों पर पड़ता। एक और चीख, और इस बार जहर की बारिश वाइसर की ओर बढ़ी। वो लगातार डॉज करता रहा, लेकिन हमेशा नहीं बच सकता था। एक बूंद उसके हाथ पर गिरी और जहर फैलने लगा। चॉइस नहीं है, उसने खुद से कहा, और अगले ही पल वाइसर ने अपना हाथ काट डाला। लेकिन मैडम की आंखें हैरानी से फैल गई। वाइसर का पूरा हाथ रिजेनरेट हो चुका था। उसकी आवाज ठंडी थी, तू ही अकेली नहीं है जिसके पास ये पावर है, अब मैं भी तेरे बराबर हूं। इसके बाद शुरू हुआ एक बर्बर युद्ध। वाइसर उसके पैरों को लगातार काटता रहा, हर हमले को डॉज करता हुआ, पर ज्यादा देर तक नहीं। एक जोरदार झटका आया। मैडम का बार, वाइसर का एक हाथ और एक पैर उड़ गया। वो नीचे गिरा, लेकिन लुढ़कते हुए मैडम के पैर से टकराया। बस कुछ सेकंड उसे चाहिए थे, और तभी उसका हाथ और पैर दोबारा उगाए। वो फिर खड़ा हो गया और दोबारा हमला कर दिया। घंटों तक लड़ाई चलती रही। वाइसर की सांसें तेज, उसके अंग बार बार कटते, बार बार रिजेनरेट होते, पर अब उसकी स्टेमिना जवाब देने लगी थी। दूसरी ओर मैडम हर बार 2 गुना पैर उगाती जा रही थी। फिर एक मुस्कान वाइसर के चेहरे पर आई। उसने एक झटके में जालों का सहारा लिया और ऊपर चढ़ने लगा। मैडम ने पीछा करना चाहा, पर वो हिल भी नहीं पा रही थी। वाइसर ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में एक चालाक चमक थी। मैं जानता था कि मैं तुझसे आगे नहीं भाग सकता, इसलिए मैंने तुझे यहीं रोकने की योजना बनाई थी। तेरी लेग डुप्लीकेशन की स्किल भगवान जैसी लगती है, लेकिन हर बार एक ही पैर डुप्लीकेट करना तेरे लिए श्राप बन गया है। मैडम ने जाल फेंक कर हमला किया, पर वाइसर पहले से जानता था कि अब तू जाल फेंकेगी। उसने बेल्ज़ेबब को हाथ में लिया। तेरे जाल पर मैंने पहले ही शोध किया था। ये आग से नहीं चलते, लेकिन अंडरवर्ल्ड की पर्पल हेलफायर में ये जलकर राख हो जाते हैं, और ये पूरी जगह लाशों की गैस से भरी हुई है। वो एक मरे हुए बेर की लाश पर चढ़ा और नीचे झांक कर कहा, तू अपने कर्म से ऊपर उड़ने लगी थी, आज उसी कर्म से तू जलेगी। बेल्ज़ेबब मरे हुए बेर के सिर में घुसा दिया गया। अगले ही पल हेलफायर की ज्वाला फूट पड़ी, एक विस्फोट जो पूरी लहर में गूंज गया। कुछ दिन पहले वाइसर अपनी स्टडी टेबल पर खड़ा था, गहरे विचारों में डूबा हुआ। उसकी आंखों में एक पुरानी मेमोरी कौंधी, सर्बिरस, वो भयानक बीस्ट जिसे जंगल से खदेड़ दिया गया था। और तभी एक सवाल उसके जहन में उठा, क्यों ट्राइब के लोग इतने खतरनाक मॉन्स्टर्स को लरू एट लेनोर माउंटेन की तरफ धकेलते? तब उसे असली जवाब समझ में आया, क्योंकि मैडम 8 लेग्स उन्हें जबरदस्ती वहां तक खदेड़ रही थी, एक एक टेरिटरी को अपने कब्जे में लेती जा रही थी। और फिर वाइसर ने उस रहस्य को समझा जो अब तक उसकी आंखों के सामने था, लेकिन वो देख नहीं पाया था। मैडम का डर था हेलफायर। उसने जानबूझकर फॉरेस्ट में बारबेरियंस को बसा दिया था, ताकि वो सर्बिरस और बाकी हेलिश मॉन्स्टर्स को
दूर भगाते रहे। हेलफायर को खुद से दूर रखने के लिए उसकी कमजोरी हमेशा मेरी नाक के नीचे छुपी हुई थी। वाइसर बुदबुदाया। अब उसने बील्ज़ेबब उठाया और उसे मरे हुए बेर की खोपड़ी में घुसा दिया। पर्पल हेलफायर का विस्फोट सिर्फ एक आग नहीं था, ये एक जंजीर थी जो मैडम को उसी की लहर में कैद करने के लिए थी। वो ऊपर चढ़ नहीं सकती थी क्योंकि उसने खुद ही अपने पैर दुगने कर लिए थे। वेब्स वो फेंक नहीं सकती थी क्योंकि उन्हें जलाया जा चुका था। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वाइसर बाहर निकल चुका था और अब दूर खड़ा देख रहा था वो इन्फर्नो जो अंदर मैडम 8 लेग्स को जला रहा था। अब बस इंतजार करना है, उसने सोचा। जब ये आग शांत होगी तो मैं उसकी यूनिक एबिलिटी ले लूंगा। लेकिन तभी जमीन कांपने लगी। वाइसर की नजर तुरंत लहर की ओर गई और अचानक वहां विस्फोट हुआ और फिर वो निकली। मैडम 8 लेग्स जली हुई लेकिन जिंदा। उसका शरीर राख से ढका हुआ था, उसकी आंखें जल चुकी थी, उसका शेल फटा हुआ था, लेकिन वो अभी भी जिंदा थी। गुस्से में उसने जहर की बारिश शुरू कर दी। जहरीली गैस टुकड़ों में फटी और जहां भी पहुंची सब कुछ पिघलाती चली गई। वाइसर अब भी नीचे खड़ा था और उसने महसूस किया वो मुझे देख नहीं पा रही। उसकी आंखें जल चुकी हैं, उसके शरीर के बाल सब राख हो चुके हैं, लेकिन तभी उसकी नजर गई उसके शेल में दरार थी। यही मौका है। वाइसर हवा में उछला और उसी दरार को निशाना बनाते हुए बील्ज़ेबब से बास्करविल्स 6th टेक्निक का वार किया। एक चीख और वाइसर दूर जा गिरा। वो क्रैक देख चुका था। एक वार काफी नहीं होगा, उसने खुद को संभाला और दूसरा वार करने ही वाला था। तभी उसकी आंखों के सामने मैडम की जली हुई आंखें और त्वचा दोबारा रिजेनरेट होने लगी। वाइसर हक्का बक्का रह गया। वो अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग रिजेनरेट कर सकती है। और फिर उसके एक पैर ने वाइसर को जमीन से उठाकर जंगल की दूसरी दिशा में फेंक दिया। वाइसर अब जमीन पर पड़ा था। दोनों पैर उड़ चुके थे और रिजेनरेशन धीमा हो रहा था। थकान अब उसके पूरे वजूद में भर चुकी थी। मैडम उसके करीब आ रही थी। वो जोर से सांसें ले रहा था। जल्दी उठना होगा, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी एक जानी पहचानी आवाज उसके जहन में गूंजी। तू यहाँ क्या कर रहा है? किस लिए लड़ रहा है इस मॉन्स्टर से? तेरा असली मकसद क्या था? तुझे तो ह्यूगो को मारना था, उसके गले को चीरना था, बदला लेना था। और फिर उसने देखा अपने पुराने वजूद को, पास्ट लाइफ का वाइसर जो ठंडे तेवरों के साथ उसे घूर रहा था। तू कमजोर पड़ गया है, उसने कहा। इस जंगल में आकर तू सुस्त और धीमा हो गया। तेरी आंखों से वो नफरत गायब हो चुकी है। याद कर, जब ह्यूगो ने तुझे कुचला था, तूने उसी वक्त कसम खाई थी कि उसकी गर्दन तेरे हाथों से कटेगी। विक्टर वान बास्करविल, उसका जन्म ही सिर्फ एक मकसद से हुआ था, मिशन पूरा करना। चाहे जान जाए पर आदेश पूरे होने चाहिए। यही उसे सिखाया गया था और वो उसी में अपनी पहचान ढूंढता रहा। पर तभी जब उसे उसके मालिक ने ही मार डाला, उसे समझ आया उसकी जिंदगी सिर्फ एक बेकार मोहरा थी। पुराना वाइसर, उसका पास्ट वर्जन अब सामने खड़ा था। आंखों में आग थी, आवाज में कटाक्ष। ह्यूगो ने मुझे जिस दर्द में झोंका था, अब वही दर्द मैं उसे दूंगा। तूने सब बर्बाद कर दिया वाइसर, उसने चीखते हुए कहा। तेरा एक ही मकसद था, ह्यूगो को मारना और बास्कर को खत्म करना। वाइसर स्तब्ध रह गया। उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं कभी ह्यूगो की मर्जी के खिलाफ गया था? वो सोचने लगा और जवाब मिला, एक बार, बस एक बार, जब मैंने जंगल में अपनी टीम से अलग होने का सोचा था। पर क्या किया था उसने? कुछ नहीं। वो पीछे ही खड़ा रहा, चेन्स से बंधा हुआ एक ब्लड हाउंड जो ह्यूगो के इशारों पर चलता रहा। और आज वो जंजीरें टूट गई। अब नहीं, वाइसर ने दहाड़ते हुए कहा, ना ह्यूगो की मर्जी, ना बदले की भूख। अब मैं किसी का हथियार नहीं बनूंगा। अब मैं सिर्फ अपनी मर्जी से जीऊंगा। उसकी आंखों में एक नई आग थी, एक आजादी की लौ। लेकिन तभी मैडम 8 लेग्स की चीख गूंजी। उसके पैर हवा में लहराए, वाइसर की तरफ मौत बनकर बढ़ते हुए। वाइसर अब भी जमीन पर था और उसकी उंगलियां मिट्टी को कसकर थाम चुकी थी। मुझे आजादी चाहिए, उसने जोर से कहा। और उसी इच्छा के साथ उसका शरीर हरकत में आया। मैडम का हमला चूक गया। वाइसर फुर्ती से एक तरफ लुढ़क गया। अब उसके मन में सिर्फ 3 चीजें थी, बदला, अपना घर बचाना और खुद के लिए जीना। मैडम फिर से हमला करने वाली थी, लेकिन उसके एक पैर में कुछ चुभा, एक तीर और फिर तीरों की बारिश। मैडम की चीखें गूंजने लगी। वाइसर ने ऊपर देखा। दूर एक पहाड़ी पर आन और मैट्रियार्क अपने बो उठाए खड़ी थी। आन की आवाज गूंजी, ये मेरे हस्बैंड कैंडिडेट की लड़ाई है और मैं उसके साथ हूँ। बालक वॉरियर्स उसके पीछे जमा हो गए थे। अब वाइसर अकेला नहीं। वाइसर के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, पर नजरें अब भी मैडम के शेल पर टिकी थी। उसने दोबारा छलांग लगाई और बील्ज़ेबब को उसी क्रैक पर दे मारा। एक और धमाका। वाइसर पीछे जा गिरा, लेकिन अब वो पीछे हटने को तैयार नहीं था। मैडम की शेल भले ही मजबूत हो, पर उसका इरादा अब उससे भी मजबूत था। वाइसर अब भी जिंदा था, टूट चुका था, जख्मी था, जहर उसकी नसों में दौड़ रहा था, पर उसने हार मानने से इनकार कर दिया। मैं तब तक लड़ूंगा जब तक कोई रास्ता नहीं मिल जाता। लेकिन मैडम 8 लेग्स अब पागल हो चुकी थी। उसने जमीन पर अपने भारी पैरों से प्रहार करना शुरू किया। हर वार के साथ जमीन फटी, धमाके हुए, धूल के बादल उठे। बलक वॉरियर्स पीछे हटने लगे, एक दूसरे को चिल्लाकर खतरे की चेतावनी देने लगे। लेकिन आन ने कुछ देखा। उसकी नजर मैडम के पांवों की बेताबी पर पड़ी और उसे समझ आया, वाइसर ने उसे कोने में धकेल दिया है। किसी को पीछे नहीं हटना है। आन की आवाज गूंजी, लड़ाई अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। पहाड़ी पर खड़ी मैट्रियार्क धड़कती सांसों के बीच सब देख रही थी। मैडम को उसने हमेशा एक आपदा
माना था, जिसे हराया नहीं जा सकता, उसे कभी खत्म करने की सोची भी नहीं थी, जैसे उसके पूरे शरीर के सेल्स को यकीन हो कि ये नामुमकिन है। लेकिन आज वाइसर ने उसे वो दिखा दिया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। डर से लड़ा जा सकता है, आपदा के खिलाफ खड़ा हुआ जा सकता है। उसने कमर सीधी की और चाहे उसकी हड्डियां टूटे या खून उगलना पड़े, अब वो रुकेगी नहीं। ऑरा उसके शरीर से फूटने लगी, उसकी मांसपेशियां तन गई और फिर एक तीर छोड़ दिया गया, तेजी ऐसे मानो हवा को चीरता हुआ गया। मैडम के शरीर पर सीधा वार, एक जोरदार धमाका, उसकी चीखें गूंजी। वाइसर को मौका दिखा, उसने फौरन छलांग मारी और मैडम के क्रैक्ड स्पॉट के पास पहुंच गया। उसने अपनी पूरी ताकत समेटी और छोड़ा। बास्केटबॉल टेक्निक 1, डीपली पियर्सिंग फैंग। धमाका हुआ, शेल फट गई, एक दरार खुल गई और वाइसर उसमें घुस गया। आन हक्की बक्की रह गई, वो अंदर चला गया। पर ये तो बस शुरुआत थी। बास्केटबॉल टेक्निक 2, बाइटिंग फैंग, फिर टेक्निक 3, स्लाइसिंग फैंग, फिर टेक्निक 4, टेयरिंग फैंग और टेक्निक 5, श्रेडिंग फैंग। हर वार एक नई चीख, हर चीख एक नया जख्म। मैडम का मुंह खून से भर गया था। वाइसर की आंखों में अब एक ही रोशनी थी, अब मैं ह्यूगो का ब्लड हाउंड नहीं, अब मैं खुद अपनी किस्मत का मालिक हूं। और फिर अंतिम वार, टेक्निक 6, क्रशिंग फैंग। पूरी ताकत, सारा गुस्सा, सारा दर्द, सब कुछ इस एक वार में झोंक दिया। मैडम की चीखें अब आसमान फाड़ने लगी थी और तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वाइसर उसकी आंख से बाहर निकल आया। बलक वॉरियर्स सन्न रह गए। आन की आवाज कांप उठी, वो उसकी आंख से बाहर आ गया। मैडम का शरीर जमीन पर गिरा, धूल का तूफान उठा। वाइसर वहीं गिर पड़ा, जमीन पर हाँफते हुए। जहर अब भी उसकी नसों में बह रहा था। ये जहर, इसका सोर्स मैडम का खून है। लेकिन सोचते सोचते अंधेरा छा गया। वाइसर की आंखें बंद हुई पर हाथ ऊपर उठ गए। बेल्ज़ेबुब खुद ब खुद प्रकट हो। उसने मैडम के शरीर में गहराई तक प्रवेश किया और उसकी दावत शुरू हुई। मैडम 8 लेग्स अब किसी और ही दुनिया में थे, एक अजीब अंधेरी जगह, घबराई हुई, कांपती हुई। और उसके सामने थे बेल्ज़ेबुब और उसके अंदर समाये 3 बॉसेस। सरबरस आगे बढ़ा, 3 सिरों से उसके पैरों को चबाने लगा। मैडम चीखी पर कुछ कर नहीं सकी। बेल्ज़ेबुब ने आदेश दिया, उसकी आत्मा चाहिए मुझे। और फिर उसकी सोल खाने का सिलसिला शुरू हुआ। वाइसर अभी भी बेहोश था, पर तभी किसी की आवाज उसके कानों में गूंजी। वाइसर कोई बुरी तरह पुकार रहा था। आवाज में बेचैनी थी, लेकिन आसपास खड़े लोग चिल्ला उठे, रुको, पास मत जाओ, वो झर में डूबा है। लेकिन आन नहीं रुकी, वो भागती हुई उसके पास पहुंची, घुटनों के बल गिर पड़ी। वाइसर प्लीज होश में आओ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, आवाज कांप रही थी। लेकिन वाइसर की आंखें फिर से बंद हो गई। कुछ पल बाद वो हिला, धीरे से आंखें खोली। आवाज धीमी थी पर शब्द तीर की तरह निकले, इतना जोर से चिल्लाओ मत, सोने नहीं दे रही हो। आन की आंखें भर आई, वो हंसी और रोई भी। पागल हो क्या, मुझे डर ही लग गया था। उधर दूसरी तरफ बेल्ज़ेबुब एक सुकून भरी स्लर्प के साथ अपना काम खत्म कर चुका था। अब उसके पास 3 खतरनाक ताकतें, डेडली पॉइजन, मैडम 8 लेग्स से, साइलेंट हीलिंग मसासू से, रिजेनरेशन मार्श सैलामेंडर से। कुछ दिन बीते, बलक वॉरियर्स जमीन पर लेटे हुए थे, उत्सव की मस्ती में चूर। ऊपर मैडम के कटे हुए सिर पर मैट्रियार्क और एक दूसरी ट्राइब के चीफ ने जाम उठाया। बधाई हो। वाइसर पास बैठा था, चारों ओर खुशी और शोरगुल था और वो सोच रहा था, कितने दिन हो गए इस उत्सव को शुरू हुए, इन लोगों को वाकई जश्न मनाना आता है। बकीरा उसे देख मुस्कुराया। विसर ने बेरा के हालचाल पूछे, जिसने हाल ही में एक और वुल्फ को हराया था और अपनी साथी को पाया, हालांकि उसने एक टांग खो दी थी। तूने अपना बदला लिया है बेरा, अब आराम कर। वाइसर ने खुद पर भी नजर डाली, सोचा, मैडम को हराने के बाद मैं सच में बदल गया। उसे याद आया उसने 7th टेक्निक भी इस्तेमाल की थी। क्या ये अचीवमेंट इफेक्ट की वजह से था या फिर उस मौत जैसी लड़ाई ने मुझे मार्शल आर्ट्स समझा दी? लेकिन फिर भी ह्यूगो के 7वें तकनीक के सामने मेरा वार अभी भी अधूरा लगता है। पर एक बात तय थी, मैं पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका हूँ। उसने अपनी गर्दन का गार्लेंड तोड़ दिया। मेरा मकसद पूरा हो चुका है, अब वक्त है बास्करविल लौटने का। कुछ दिन बाद वाइसर तैयार खड़ा था, पूरे आदर के साथ मैट्रियार्क से विदाई मांगी। मैट्रियार्क ने मुस्कुराकर कहा, तुझे रोकने की कोई वजह नहीं। एक बार जो हमारा हिस्सा बन गया वो हमेशा हमारा रहेगा। जैसे ही तू गया था, तू बलक हंटिंग कमांडर बन चुका था। वाइसर ने सिर झुकाया। चारों तरफ गांव वाले खड़े थे, पर आन कहीं नहीं दिखी। शायद वो मुझे जाते हुए देखना नहीं चाहती। जैसे ही वो मुड़ा जाने को, पीछे से आवाजें आई, कभी भी जरूरत हो हमें पुकारना, तू हमारे लिए हीरो है, हम तेरा इंतजार करेंगे। आन की आंखों में चमक थी। वापस आना भाई, पॉल ने हंसते हुए कहा, फॉरेस्ट से अपडेट देते रहना। वाइसर मुस्कुराया, जंगल की ओर बढ़ा, पर तभी उसके कदम थम गए। कोई आगे खड़ा था, आन, उसके हाथ में कुछ था। उसने धीरे से पूछा, क्या सच में जा रहे हो? वाइसर चुप रहा। आन पास आई, जो पकड़ा था वो उसके हाथ में थमा दिया। वाइसर ने देखा, ये क्या? कुछ समझ नहीं आया। आयन नजरें चुराते हुए बोली, ये अनुबिस है, वो बड़ा धनुष जिसे अडोनाई चलाता था। मैंने उसे तेरे लिए एडजस्ट किया है। वाइसर सन्न रह गया, इसीलिए वो पिछले कुछ दिनों से कहीं दिख नहीं रही थी। वाइसर कुछ कहने ही वाला था, लेकिन एन ने उसे फिर से चौंका दिया। उसने उसकी गर्दन के चारों ओर एक चोकर पहनाया। वाइसर ने ध्यान से देखा, उसमें एक टूटी हुई चेन झूल रही थी। ये क्या है? उसने पूछा। एन ने जवाब दिया, तू जब बेहोश था और बाद में भी नींद में बार बार ब्लड हाउंड की बातें कर रहा था, पर तू ब्लड हाउंड नहीं है। ब्लड हाउंड कभी तेरी तरह नहीं लड़ते, ना तेरी तरह सोचते। उसकी आंखें नरम थी, आवाज में गहराई थी। तू एक वुल्फ है वाइसर, और वुल्फ को चेन में घसीटते हुए देखना अजीब लगता है। वाइसर कुछ पल तक उसे देखता रह गया। धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक मुस्कान उभरी। वो बोलने ही वाला था, आन थैंक, पर उससे पहले ही आन ने चेन पकड़ी, उसे अपनी तरफ खींचा और उनके होंठ आपस में मिल गए। एक पल पूरा जंगल चुप हो गया। सिर्फ एक नरम सजीव
अजीब खामोशी जिसमें सिर्फ एहसासों की आवाज थी। कुछ पलों बाद आन ने खुद को पीछे खींचा, उसकी आंखों में आंसू भरा। वो पलटी और धीमे धीमे गांव की तरफ लौटने लगी। कहते हैं एम्पायर में अलविदा इसी तरह कहती, पहले तू मुझसे कमजोर था, अब देख कितना बदल गया है तू। उसकी आवाज कांप रही थी। गुड बाय वाइसर, अपना ध्यान रखना। वाइसर की आंखों में चमक, एक हल्की सी हंसी के साथ वो बोला, एम्पायर में अलविदा ऐसे कहते हैं, ये पहली बार सुना, बट डोंट वरी, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। आन के कदम रुक गए। उसने आंसू पोंछे, फिर पीछे मुड़कर देखा। सी यू नेक्स्ट टाइम वाइसर। कुछ दिन बाद विकोर ने जंगल पार कर लिया। एक ऊंचाई से नीचे झांका। रेड हॉल कासल जैसा पिछली बार था वैसा ही अब भी। उसने देखा मॉर्ग क्लैन का झंडा अब भी लहरा रहा था। तो ये लोग अब भी यही हैं। रूबी माइनिंग अभी जारी है, मतलब बास्करविल के साथ उनका अलायंस भी। कसमोर का चेहरा उसकी यादों में उभरा। क्या वो अब भी यही है? विकोर ने लंबी सांस ली। जो भी होगा सामना तो करना ही होगा। फिर वो दीवार से नीचे कूदा, जमीन पर जैसे कोई पैंथर उतरा। सधे कदम, शांत चेहरा। रात हो चुकी थी, किसी इन में रुकना बेहतर होगा। पर तभी उसकी नजर एक बड़े सुनहरे स्टैचू पर पड़ी। इतना बड़ा स्टैचू, इतना सोना, दोनों घरानों की इजाजत के बिना ये मुमकिन ही नहीं। क्या ह्यूगो ने इसकी मंजूरी दी थी? रुको, एक कड़कती हुई आवाज गूंजी। एक गार्ड दौड़ता हुआ आया। स्टैचू के पास मत जाओ, ये हीरो का स्टैचू है, उसे छूना मना है। विकोर ने गार्ड को देखा। हीरो? कौन हीरो? गार्ड हैरान रह गया। क्या तुम विदेशी हो? तुम्हें नहीं पता ये कौन है? उसकी आंखों में चमक थी। तुम्हें एम्पायर में रहकर भी नहीं पता? वो आगे बढ़ा और जैसे अपने दिल की कहानी सुना रहा। वो हीरो जिसने अकेले हजारों बारबेरियंस को तलवार से काट दिया, जो अपनी जान पर खेल गया मॉर्ग की बेटी को बचाने। उसका बलिदान पूरे एलाइड फोर्सेस को भागने का वक्त दिला गया, और उसी की याद में मॉर्ग फैमिली ने ये स्टैचू बनवाया। विकोर का चेहरा धीरे धीरे सख्त होता गया। एक एक शब्द उसके जहन में गूंजता रहा। गार्ड ने आखिर में कहा, उसका नाम विकोर वैन बास्करविल था। विकोर खुद अपना नाम सुन रहा था। सामने खड़ा वो स्टैचू जिसे एम्पायर हीरो मानता है, वो उसी का स्टैचू था। जब गार्ड ने उसका नाम लिया, विकोर एक पल को सन्न रह गया। उसका चेहरा शांत रहा, पर माथे पर पसीने की एक बूंद उतर आई। तो ये सच है, स्टैचू, हीरो, ये सब मेरे ही नाम पर बना है। उधर शहर के एक बार में मॉर्ग की 3 बहनें शराब के साथ मस्त थी। आइस ने गिलास उठाया और मुस्कुराकर बोली, सर विक्टर को देखते ही मैं खिंच गई थी। मिडिल और लोसिस ने हंसते हुए हामी भरी। पास बैठे कुछ वॉर्ग सैनिक हंसने लगे। लगता है हीरो ने सिर्फ युद्ध नहीं, इन बहनों के दिल भी जीत लिए हैं। लोसिस ने गहराई से कहा। उसकी आंखों में कुछ है, जैसे कोई रहस्य खींचता। मैं पास जाना चाहती हूँ, लेकिन जाने क्यों? डर सा लगता है। मेस मिडिल पुराने लम्हे याद करने लगी। जब पहली बार उससे बात की थी तभी समझ आ गया था वो आम नहीं है। तीनों बहनों की बातों में विकोर का नाम बार बार आ रहा था। हाइस ने जोश में कहा, ये स्टैचू, इससे ज्यादा प्रभाव तो विकोर खुद छोड़ जाता है। लेकिन उसी बार के दूसरे कोने में एक छाया बैठी थी, चुप, अकेली। विकोर वो सब सुन रहा था, पर उसकी आंखें कहीं और थी, अपने अतीत में, अपने सच में। क्या सच में वो सब मैंने किया था, या अडोल्फ मोर और बाकियों की मेहनत थी? वो मानता था आखिरी युद्ध में उसने मडाम से लड़ाई की थी। मॉर्ग बहनों से मिली जानकारियां भी काम की थी। पर जब मैं 2 साल पहले गायब हुआ, ह्यूगो कितना गुस्से में था। उसे एक ब्लड हाउंड खोया था, कॉम्पेंसेशन मिला, लेकिन वो काफी नहीं था। अचानक मॉर्ग बहनों का नशा और बढ़ गया। लूस बोली, अगर वो अब तक जिंदा होता हम क्या जोड़ी होते? मिडिल बोली, प्लीज वो मेरा है। लोसिस बोली, क्यों ना तीनों में से एक को साथ में डेट करना। विकोर का सब्र टूटने लगा। इनफ, उसने बिल चुकाया और उठने लगा। लेकिन तभी आइस की नजर उस पर पड़ी। रुको, तुम सस्पिशियस लग रहे हो। बाकी बहनों ने सोचा वो बस नशे में है। विकोर ने उसकी बात को अनदेखा किया और बाहर बढ़ गया। तू मेरी बात कैसे इग्नोर कर सकता है? आइस गुस्से में कांप रही थी। फिर उसने जादू का एक मंत्र बोला। धरती से लहराती हुई वेन्स निकली जो वाइकर को जकड़ने लगी। लेकिन वो वाइकर था। एक हल्का सा मोड़, एक छलांग, और वो उन सब वेन्स को चीरता हुआ निकल गया। पूरा बार हक्का बक्का। वाइकर जैसे ही उतरा, वहाँ पहले से हथियार और स्पेल्स लिए कई लोग तैयार। एक मॉर्ग मेज चिल्लाया, अपना हुड उतारो, बताओ तुम हो कौन? वाइकर को अब ये सब थकाने लगा था। चलो सही वक्त है, बास्करविल को वैसे भी बताना है कि मैं वापस आ चुका हूँ। उसने धीरे से अपना हुड उतारा। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। मॉर्ग बहनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह व्हाट? ये तो सर विक्टर। लेकिन तभी एक मेज बोला, वेट। इसका चेहरा स्टैचू से अलग है, इसकी आंखें लाल हैं, बाल काले हैं। तीनों बहनों की सांसें रुक गई। एक पल के लिए उनकी आंखों में विश्वास नहीं था, पर सच सामने खड़ा था। विकोर जिंदा था। अगले दिन विकोर शहर छोड़ने की तैयारी कर रहा था। तीनों बहनें फिर से सामने आ गई। बोस बोली, तुम VIP रूम में ठहर सकते थे। विकोर ने बिना देखे जवाब दिया, बिल्कुल जरूरत नहीं थी। लोसिस बोली, मुझे विश्वास था तुम जरूर लौटोगे। आइस ने मुस्कुराकर छेड़ा, तुम पहले मुझे मिलने आए थे, है ना? मिडिल बोली, नहीं, वे सबसे पहले मैं थी। आइस ने आखिर में याद दिलाया, तुमने कहा था हम बास्करविल को सूचना भेज दें। हमने एक आउल से भेज दी थी। विकोर ने सिर हिलाया, ठीक किया। अब उन्हें पता चल जाएगा कि विकर वैन बास्करविल वापस आ चुका है। आइस का चेहरा थोड़ा गंभीर हुआ। हमने तो सोचा तुम्हें देखकर ये खुशखबरी देना चाहिए। विकर ने एक लंबी सांस ली। ये तीनों बहनें हद से ज्यादा इरिटेट कर रही हैं। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि हाइस फिर बोल पड़ी, तुम जा रहे हो अकेले? चलो ना, हम छोड़ देते हैं। वाइकर ने सीधा जवाब दिया, तुम्हारे पास और भी काम होंगे, वही करो। आइस हंसी, हमारे पास कोई काम नहीं है, ज्यादातर वक्त तो हम सोते हैं। वाइकर ने अंदर ही अंदर ठान लिया,
इनकी ये लापरवाही मैं ह्यूगो को बताऊंगा। वापसी के बाद इनकी रिपोर्ट पक्की। वो मुड़ा, फिर एक पल को रुका। स्मॉक कहाँ है? तीनों बहनें थोड़ी चौंकी। हयूस ने जवाब दिया, वो अभी सिक्लूडेड ट्रेनिंग में है। अंकल एडोल्फ के हॉल ऑफ लाइट से बाहर निकलकर सीधे हॉल ऑफ डार्कनेस में चली गई। वो पूरी तरह मैजिक रिसर्च में डूबी हुई है। विकोर एक पल को रुक गया। हॉल ऑफ डार्कनेस? उसके मन में पुराने दृश्य कौन थे? रिग्रेशन से पहले कियस की वहाँ के हेड स्नेक से बनती नहीं थी। क्या ये भी उस बदलाव का असर है जो मैंने फ्यूचर में किया? विकोर ने गंभीरता से कहा, कियस को मेरा मैसेज देना, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। उसे कहना हॉल ऑफ डार्कनेस छोड़ दे। तीनों बहनों को यकीन नहीं हुआ। 2 साल बाद उसे देखा और बस इतना कहा। लेकिन विकोर अब पलट चुका था। उधर रेड ऑल माउंटेन का हीरो वापस लौट आया। ये खबर एम्पायर में आग की तरह फैल गई। चिवावा ने पत्र पढ़ते हुए आंसू बहाए। वो वाकई लौट आया है। सिंडी वेंडी बस मुस्कुराई। एडोल्फ मॉर्ग शांत खड़ा रहा और उसकी आंखों में गहराई थी। बास्करविल मैंशन। एक इन्फॉर्मेंट तेजी से भागता हुआ ह्यूगो के चैम्बर में घुसा। मरीजी न्यूज सर। ह्यूगो की लाल आंखें चमक उठी। सच है ये? कंफर्म कर। अभी की अभी। हर तरफ बस एक ही नाम गूंज रहा था। विकर वैन बास्करविल वापस आ गया है। बास्करविल एस्टेट के दरवाजे पर चिवावा ने दरवाजा खोला और हंसते हुए कहा, इस बार खिड़की से नहीं दरवाजे से आए हो। विकर ने थकान भरी सांस ली। इतने लोग बाहर क्यों खड़े हैं? चिवावा मुस्कुराए। पूरे एम्पायर में तुम्हारी वापसी की खबर फैल चुकी है। हर कोई तुम्हें देखने आया है। विकर ने माथा पकड़ा। अब शुरू होगा ये तमाशा। तभी डैडी! छोटी सी आवाज कमरे में गूंजी। पोमेरन दौड़ती हुई आई। विकर थोड़ा झिझका। मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ, अंकल हूँ। पोमेरन ने खुशी से उछलते हुए एक मरा हुआ चूहा उसकी गोद में डाल दिया। देखो मैंने खुद मारा। विकर हल्की सी हंसी के साथ बोला, अच्छा किया, लेकिन ब्लैक टी का खतरा रहता है। अगली बार थोड़ा संभल कर। अब वो चिवावा की ओर मुड़ा। अंडरडॉग सिटी में सब ठीक है? चिवावा ने सिर हिलाया। सिंडी वेंडी की वजह से काफी सुधार हुआ है। वो बहुत स्मार्ट है, लेकिन एक केस ऐसा है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। चिवावा ने एक फाइल सामने रखी। स्लम्स से बच्चों के गायब होने की घटनाएं बढ़ रही हैं। ना कोई रैंसम, ना ब्लैक मार्केट का कोई लिंक, बिल्कुल साफ सुथरी गायबियां। विकोर की आंखें उस फाइल पर टिक गई। मॉन्स्टर भी नहीं तो फिर कौन? चिवावा बोला, मुझे लगता है ये काम किसी एक इंसान का है। विकोर चुप हो गया। उसका चेहरा अचानक बदल गया। विकोर? चिवावा ने पूछा। विकोर अब भी फाइल पर नजर गड़ाए था। उसका दिमाग अतीत में जा चुका था। अंडरडॉग सिटी का वही केस जिसके लिए उसे कभी झूठे इल्जाम में फंसाया गया था। क्या ये उसी का दोहराव? विकोर की नजरें उस रिपोर्ट पर जमी थी, लेकिन ये सब तो रिग्रेशन के कई साल बाद हुआ था। वो कुछ और सोच ही रहा था कि पोमेरान की चीख से सारा ध्यान भंग हो गया। देखो ये माउस जिंदा हो गया। विकोर और चिवावा दोनों चौंक पड़े। ये मरा हुआ था ना? विकोर ने पूछा। पोमेरान खुशी से कूदती हुई बोली, मैंने इसे जिंदा किया। विकोर चौंक गया। तुमने रिवाइव किया? उसके मन में शक की लहर दौड़ गई। ये कोई वुडू, दूसरे डायमेंशन से माना पुल करना? उसने पॉम से पूछा। तुमने ये कैसे सीखा? पोमेरान ने उंगलियां गिननी शुरू की। शायद 3 रात पहले मैंने ट्राइब के लोगों को देखा था, वो ऐसे ही कुछ कर रहे थे। विकोर की आंखों में हैरानी के साथ चिंता भी झलकने लगी। ब्लैक स्पिरिट मैजिक। बास्करविल और मॉर्ग दोनों फैमिलीज में बच्चे मैजिक तब करते हैं जब वो 8 साल के, लेकिन पॉम सिर्फ 5 साल की है और वो दूसरे डायमेंशन की मैजिक पे हाथ जमा चुकी है। विकोर का दिल डूबने लगा। एक तरफ वो बास्करविल की जीनियस है, दूसरी तरफ उसके अंदर चल रहा है ब्लैक मैजिक। अगर ह्यूगो को पता चला? विकोर ने आंखें बंद की और उसकी कल्पना में ह्यूगो की गूंजती हुई आवाज आई, तुरंत मार डालो इसे, बारबेरियन खून हमारे परिवार को अपवित्र करता है। वाइकर की आंखें खुली। नहीं, उसे ह्यूगो से दूर रखना ही ठीक रहेगा। तभी खिड़की पर एक कबूतर उतरा। चिवावा ने जल्दी से चिट्ठी खोली और उसका चेहरा उड़ गया। वाइकर, मुसीबत है? विकोर की आंखें सिकुड़ी। क्या हुआ? चिवावा ने हड़बड़ी में कहा, मेन हाउस और पेट्रियार्क। वो रुको, धीरे बोलो। विकोर ने शांत की। चिवावा ने सांसें समेटी। पेट्रियार्क? ह्यूगो अंडरडॉग सिटी आ रहा है। डेप्यूटी कॉन्सल्स ऑफिस। कमरा गंभीर था। दाएं बाएं रॉडवेल और चिवावा, सामने ह्यूगो और वाइकर आमने सामने। एक खामोशी के बाद ह्यूगो ने शुरुआत की, तो तू वापस आया है? विकोर ने सिर हिलाया। हाँ फादर। चिवावा ने राहत की सांस, कम से कम बात तो शुरू हुई। विकोर ने अंदर ही अंदर राहत की सांस ली, क्योंकि बॉम्ब को वो पहले ही पास के कमरे में छुपा चुका था। ह्यूगो को उसकी जरा सी भनक भी लगी तो सब खत्म। ह्यूगो ने पूछा, इन 2 सालों में तू कर क्या रहा था? विकोर ने जवाब दिया, मैं जंगलों में बारबेरियंस के साथ था। उन्हें जानने का बहाना बनाया, उनकी कल्चर को समझा और एक प्लान भी तैयार किया। ह्यूगो की आंखें चमकी। कैसा प्लान? विकोर ने मुस्कुराते हुए कहा, बारबेरियंस एम्पायर के इंडस्ट्रियल सामान पर बहुत डिपेंडेंट है। सस्ते कांच के गोले, ऊन के कपड़े, सब्जियां और अनाज, उनके लिए ये चीजें खजाना है। मैं इन्हीं चीजों से उन्हें कंट्रोल करूंगा। ह्यूगो भौहें चढ़ाता है। ये तो व्यापार हुआ, दबाव नहीं। विकोर की आवाज अचानक भारी हुई। वो इन्हीं चीजों पर जिएंगे और इन्हीं की वजह से मरेंगे। मैं उन्हें मॉन्स्टर हंटिंग के बदले ये सामान दूंगा। जैसे ही वो भरोसा करेंगे, हमारी एम्पायर की जंजीरों में बंध जाएंगे। ह्यूगो की आंखों में एक ट्विस्टेड चमक आ गई। सही है, मॉन्स्टर भी मरेगा, बारबेरियन भी मरेगा, टेरिटरी भी हमारा। वो हंसा, एक खतरनाक हंसी। तू वाकई मेरा बेटा है विकोर। विकोर ने ठंडे लहजे में सिर झुकाया। मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी पहले ही शुरू कर दी है। ह्यूगो ने उसे अप्रूवल दे दी। अब ये पूरा काम तेरा है। कमरे के कोने में खड़ा चिवावा कांप रहा था। क्या ये वाकई बाप बेटे की बातचीत थी या 2 साजिशकर्ता एक नई तबाही की शुरुआत कर रहे थे? हेड बटलर रॉडवेल की निगाहें ह्यूगो के चेहरे पर जमी थी। ये ह्यूगो मुस्कुरा रहा। 2
सालों में पहली बार वो ये दृश्य देख रहा था। क्या वाकई ये वाइकर की वापसी का असर है? वाइकर अंदर ही अंदर कुछ और सोच रहा था। मैं बलक लोगों को इस साजिश का शिकार नहीं बनने दूंगा। बास्करविल को ये लगेगा कि नेटिव्स तो सिर्फ मॉन्स्टर साफ कर रहे हैं, पर हकीकत में वो उस जगह लौट रहे हैं जहाँ मैडम थी। विकर की चाल उल्टी थी। बैटल को रोक के मैं बलक को वक्त दे रहा हूँ ताकत बढ़ाने का। ह्यूगो को मैडम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसे तो लगेगा कि नेटिव ट्राइब आसानी से राजी हो जाएंगे। उसे पता नहीं चलेगा कि उसी की दुश्मन ताकतवर बनती जा रही है। तभी ह्यूगो की आवाज गूंजी। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उसके हाथ के कप की तरफ घूमी। चाय उबलने लगी थी बिना आग के, और अगले ही पल ह्यूगो के चारों तरफ एक भयानक किलिंग इंटेंट फैल गया। उसकी आवाज तलवार जैसी कटी। लोको ट्राइब के साथ कोई व्यापार नहीं होगा, याद रखो, मैं उन्हें मिटा दूंगा। चिवावा की रूह कांप गई। वो जैसे दबाव में दम तोड़ने वाला था, पर विकोर शांत खड़ा रहा। उसने सिर झुकाकर ह्यूगो की बात स्वीकार कर ली, लेकिन दिल में सोचा तो ह्यूगो अब भी लोगों से नफरत करता है। एक और वजह कि पॉम को इससे दूर रखना चाहिए। कुछ देर बाद ह्यूगो का गुस्सा ठंडा पड़ा। उसने गहरी सांस ली। ये कैसी बात है? इतने साल बाद बेटे से मिला और मैं बस बारबेरियन की बुराई कर रहा हूँ। अब दोबारा फ्रंट लाइन पर ओवरडू मत करना विकोर। तू मोर की बेटी को बचाकर लापता हुआ, और उसकी वजह से हमें मॉर्ग से बड़ी डिप्लोमेटिक जीत मिली। एम्पायर ने जब ये कहानी सुनी तो बास्करविल नाइट्स को बहुत सम्मान मिला, पर मेरे लिए, एक पिता के लिए जिसने बेटा खोया हो, ये जीत कुछ भी नहीं। विकोर ने सुना, पर उसका चेहरा निर्विकार रहा। ये बस दिखावा है। उसे याद आया रिग्रेशन से ठीक पहले की वो रात जब उसे फंसाया गया था, जब वो भागा था और पीछे छूट गई थी वो नजरें ब्लड हाउंड्स की, जिनके साथ उसने खुशी और दर्द दोनों बांटे थे, और फिर भी उन्होंने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई गुनहगार। उसी पल मुझे एहसास हुआ था मैं सिर्फ एक पॉन था जिसे त्याग दिया गया। विकोर की मुट्ठी भींची। अब मैं फिर से धोखा नहीं खाऊंगा। ह्यूगो की ये झूठी भावनाएं मेरे इरादे को कमजोर नहीं कर सकती। बिजली कड़की आसमान से चीरती हुई। विकोर ने सिर झुकाया। फादर, आपके कंसर्न के लिए धन्यवाद। अचानक दरवाजा जोर से खुला और एक मासूम सी आवाज गूंजी। अंकल। चिवावा और विकोर दोनों चौंक गए। बारिश और गरज के डर से पॉम भागती हुई अंदर आई, भीगी हुई, कांपती हुई विकोर से लिपट गई, फूट फूट कर रोने लगी। विकोर हैरान रह गया। पॉम यहाँ कैसे आ गई? अगर ह्यूगो ने इसे देख लिया, उसकी नजरें फौरन ह्यूगो की तरफ घूमी, और वो जो देखा, विकर का दिल रुक सा गया। ह्यूगो की आंखें उस मासूम चेहरे पर अटक गई थी। कई भाव एक साथ, पहचान, भ्रम और सवालों से भरी हुई। ये चेहरा हुगुला बास्करविल, एम्पायर का सबसे खतरनाक स्वॉर्डसैंड, जिसने सैकड़ों मॉन्स्टर्स को मौत दी थी, जिसका नाम सुनते ही बारबरियन सर झुका देते थे। और इस पल हुगो की आंखों में झिझक थी। ओम अब भी विकर से लिपटी हुई थी। अंकल, डर लग रहा है। ये मूंछों वाला आदमी बहुत डरावना है। ह्यूगो की नजरें जमी रही। क्या ये पेनेलोपी है? विकोर ने तुरंत बीच में आकर कहा। काम डाउन फादर, मैं इसे लेकर आया था क्योंकि इसकी आंखें हमारे जैसे लाल हैं। मैंने इसे हमारी ही ब्लड लाइन का समझा था। बुमेरान की असलियत आखिर सामने आ गई थी। थोड़ी और जांच पड़ताल के बाद ये साफ हो गया, वो बॉर्डर ट्राइब्स में से एक की थी, तो वो हमारी फैमिली से नहीं है। ह्यूगो ने ये मान लिया। उसने गहरी सांस ली और अपने अंदर की उथल पुथल को दबाया। अगर पेनेलोपी जिंदा होती तो अब इतनी छोटी नहीं होती। थोड़ी देर बाद ह्यूगो ने जाने का फैसला किया। आंखों में थकान थी और दिल में एक अजीब सी उलझन। विकोर ने सिर झुकाकर विदा ली, पर उसके मन में हलचल थी। क्या ये वही ह्यूगो है जिसके पास एक सोर्ड मास्टर की सोल है, जो इतनी आसानी से डगमगा गया? शक यकीन में बदलने लगा था। कुछ तो है जो ह्यूगो छुपा रहा है। लेकिन ह्यूगो जाने से पहले एक बात कह गया। ग्रैंड बैंकेट में आना। कल कमरे में सन्नाटा। चिवावा की आंखें फैल गईं। ग्रैंड बैंकेट, ये वो रात्रि भोज था जहां सिर्फ बास्करविल के खास वारिसों को बुलाया जाता था। हर बास्करविल का सपना वहां शामिल होना। वाइकर ने ह्यूगो की बात को स्वीकार किया। मैं आऊंगा, पर ह्यूगो के जाते जाते एक बार फिर उसकी नजर पॉम पर पड़ी। रात का समय, विकोर जमीन पर लेटा था, अपने ही बेड के पास। गर्म शावर, मुलायम बेड, आराम इतना ज्यादा था कि नींद नहीं आई। क्या ये असर है ब्लैक वॉरियर्स के साथ 2 साल बिताने का? उसका शरीर अब लक्जरी से पराया सा लगने लगा था। उसका मन अब भी ह्यूगो की पहली इमोशनल प्रतिक्रिया पर अटका हुआ था। क्या मैं अब पेंडेंट और पॉम की सच्चाई ह्यूगो को बताऊं? नहीं। बैंक्वेट के बाद ह्यूगो की मेंटल स्टेट देखकर तय करूंगा। पॉम उसके पास एक ट्रम्प कार्ड की तरह थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे बचाना मेरा फर्ज है। तभी अचानक एक ठंडी हवा कमरे में घुसी। पर्दे हिले और किसी की परछाई अंदर दाखिल हुई, बिल्कुल चुपचाप। पर विकर को कोई आवाज सुनने की जरूरत नहीं थी। उसकी सेंसेस पहले से अलर्ट थे। असैसिन बिस्तर की तरफ बढ़ी, वार करने ही वाली थी। तभी एक शांत पर सख्त आवाज उसके कानों में गूंजी। एक दिन भी नहीं हुआ और मेरे आने की खबर फैल गई। असैसिन चौंक गए। विकोर पलट कर उठा और बिस्तर पर पैर टिकाकर सीधे एक तेज किक मारी। घातक वार वो चूकी, लेकिन उसका हथियार छूट गया। विकोर आगे बढ़ा। वार पूरा करने पर असैसिन ने हाथ उठा दिया। रुको, मजाक था ये। विकोर की आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गई। नेक्स्ट टाइम ऑडियंस लेकर आना, वरना मैं गलती से सच में मार देता। तभी असैसिन ने मास्क उतारा और सामने आई सिंडी वेंडी। बहुत वक्त हो गया विकर। विकोर ने माथा पकड़ लिया। सिंडी, तुम फिर वहीं कर रही हो? पर उसने ध्यान नहीं दिया। सेक्रेटरी चिवावा को मेरे पीछे क्यों भेजा था? तुझे पता था मैं वो 10 अरब लेने नहीं वाली। विकोर का जवाब सीधा था। तुम्हारी खासियत है कैपिटलिस्ट से पैसा निकालना।
देना, फिर उनका ट्रस्ट जीतना और अंत में सब खंवा देना। सिंडी भड़क गई। बदतमीजी मत कर, मैं एक फाइनेंशियल प्लानर हूँ जो सिर्फ कमीशन लेती है और मैंने ही जूडी को वो 10 अरब कमाने से रोका। विकोर मुस्कुराया। जूडी के साथ बॉडीगार्ड्स थे, एक फाइनेंस एक्सपर्ट भी। सिंडी हैरान रह गई, पर उन्होंने तो कभी टोक टाक नहीं की क्योंकि मैंने उन्हें तुझसे दूर रहने को कहा था। सिंडी के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। मतलब मैं शुरू से ही तेरे कंट्रोल में थी? विकोर ने बात मोड़ी। मुझे वो इन्फॉर्मेशन चाहिए जो मैंने मांगी थी। सिंडी ने कुछ पेपर्स निकाले, बिल्कुल बेतरतीब। विकोर ने देखा, अब भी सेम हो, 2 साल बाद भी केयरलेस। नेक्स्ट टाइम इन्हें फोल्डर में देना। पर वादा निभाया गया। विकोर ने कहा, तुम्हें नेटिव्स के साथ ट्रेड में शामिल किया जाए। सिंडी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लगता है अब मुझे तुम्हें बॉस कहना पड़ेगा। विकोर ने नजरें दस्तावेजों पर टिकाई। ये वही पेपर्स थे जो कल होने वाले ग्रैंड बैंकेट के मेहमानों की पूरी लिस्ट लिए हुए थे। उसे पता था इस इवेंट में उसे बुलाया जाए। आखिर बास्करविल के लिए उसकी वापसी एक चमत्कार से कम नहीं थी। पहला डॉक्यूमेंट ह्यूगो ला बास्करविल का था। बास्करविल क्लैन का पैट्रियार्क, मार्की का टाइटल और सोर्ड मास्टर का गौरव। विकोर ज्यादा समय नहीं गंवाना चाहता था। ह्यूगो के बारे में वो सब कुछ जानता था जिसकी जरूरत थी। अगला डॉक्यूमेंट देखा, लिस्ट ऑफ अटेंडीज। विकोर की नजरें एक नाम पर अटक गई, बॉस्टर ला बास्करविल, कमांडर ऑफ द पिटबुल ऑर्डर, एक सेनेटर और काउंट का रैंक, मिलिट्री प्रोविस में सबसे ऊंचा ग्रेजुएट। फिर ग्रेट डेन ला बास्करविल, कमांडर ऑफ द मास्टिफ ऑर्डर, सेनेटर और वही काउंट का टाइटल। विकोर चौंका। ये दोनों बैंक्वेट में ये ह्यूगो के हाफ ब्रदर्स थे, बहुत अलग किस्म के लोग और आमतौर पर इंटरनल इवेंट से दूरी बनाए रखते थे। तो अब अचानक क्यों? सिंडी ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद वो उस यंग लेजेंड से मिलना चाहते हैं जो मौत को मात देकर वापस आया है और शायद उसे अपनी रिस्पेक्टिव ऑर्डर्स में शामिल करना चाहते हैं। विकोर ने एक गहरी सांस ली। कल का दिन थकाऊ होगा। अगला डॉक्यूमेंट, ओसाइरिस ला बास्करविल, विकाउंट का रैंक, ह्यूगो का सबसे बड़ा बेटा, बास्करविल का नेक्स्ट सक्सेसर। सिंडी ने कहा, लुक वाइज ठीक ह्यूगो की कॉपी है और उसका सोर्ड्समैनशिप 7 काउंट्स को टक्कर देने लायक। जल्द ही वो भी सोर्ड मास्टर बन जाएगा। विकोर कुछ पल के लिए शांत हो गया। उसे याद आया, ओसाइरिस हमेशा अकेला रहता था, ना अपने सबऑर्डिनेट्स से जुड़ता, ना अपने छोटे सिबलिंग्स से। सिंडी ने पूछा, पेट्रियार्क और 7 काउंट्स को छोड़ दें तो क्या वो सबसे स्ट्रॉन्ग है बास्करविल में? विकोर ने बिना मुस्कुराए जवाब दिया, इनकी स्ट्रेंथ कंपेयर करने की कोशिश भी मत करना। अगला नाम, सेटल बास्करविल, ह्यूगो का दूसरा बेटा, शैडो काउंट और सक्सेशन में सेकंड। विकोर चौंक गया। सेटल तो आइसोलेशन ट्रेनिंग में था, लेकिन दस्तावेज साफ बोल रहे थे। विकोर सोचने लगा, सेटल कभी भी ओसाइरिस जैसा टैलेंटेड नहीं रहा, कमजोर, खामोश और सबसे अलग। जब वो छोटा था ह्यूगो ने उसकी बहुत बेइज्जती की थी, लेकिन जब ब्लड हाउंड्स मर रहे थे पूरे क्लैन में सिर्फ वही था जो उनके लिए रोया। पूरे परिवार में वो एकमात्र इंसान था जिसे मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। विकोर ने जैसे ही अगला डॉक्यूमेंट उठाया, धड़ाक से उसे मेज पर फेंक दिया। सिंडी चौंक गई। अरे, मैंने मेहनत की है इन पर। विकोर की आवाज सर्द थी। जिनके नाम इसमें है उन्हें मैं पहले से अच्छी तरह जानता हूँ। सिंडी कुछ कहती, उससे पहले विकोर के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान फैल गई। कल की रात बहुत दिलचस्प होने वाली है। अगले दिन बैंक्वेट हॉल में विकोर दरवाजे के बाहर रुका। एक पल की चुप्पी और फिर उसने भारी दरवाजा खोला। सभी चेहरे उसकी तरफ मुड़े। डाइनिंग टेबल पर सभी मेहमान पहले से बैठे थे। विकोर ने कदम बढ़ाए। आवाज पूरे हॉल में गूंजी, विकोर वैन बास्करविल पेट्रियार्क के आदेश अनुसार ग्रैंड बैंक्वेट में उपस्थित हो। कुछ पल की खामोशी और फिर हल्की सी स्वीकृति की आवाज है। विकोर ने झुककर सिर नवाया। इस आमंत्रण के लिए धन्यवाद। सामने ह्यूगो बैठा था। उसकी आंखों में वही पुरानी रोशनी, वही रहस्यमयी तेज। आओ विकोर, बैठो, उसने धीमे से कहा और बैंक्वेट शुरू हो गया। कमरा एकदम शांत, सिर्फ प्लेट्स की हल्की आवाज और यूटेंसिल्स की खनक। पर यह शांति ज्यादा देर नहीं चली। पिटबुल ऑर्डर के कमांडर बॉस्टर ला बास्करविल ने गला साफ किया। ये मांस अध पका है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ह्यूगो ने एक आईब्राव उठाया। तुम्हारे स्वाद के मुताबिक नहीं बना, बॉस्टर बोला। नहीं नहीं, मेरी प्लेट की बात नहीं कर रहा। मेरे पास वाली प्लेट में जो मांस है, मास्टिफ ऑर्डर के कमांडर ग्रेट डैन ला बास्करविल ने भौहें से कोड़ ली। क्या दिक्कत है उसमें? बॉस्टर ने बात संभाली। दिक्कत नहीं, कंसर्न है। मेरा प्यारा भतीजा अध पका मांस कैसे खा सकता है? ग्रेट डैन ने गर्दन घुमाकर विकोर की तरफ देखा। हाँ, हमारा भतीजा है, हमें चाहिए कि वो सही राह पर चले। बॉस्टर ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। तो मस्टिफ ऑर्डर में भेजना ही सही राह कैसे हो? ग्रेट डैन ने हंसते हुए कहा, कम से कम पिटबुल ऑर्डर से बेहतर है, जहाँ सब धीमे और बेवकूफ है। विकोर ने अंदर ही अंदर सोचा, तो ये दोनों रिक्रूटमेंट के लिए आए, पिटबुल और मस्टिफ, दोनों बास्करविल की 7 ऑर्डर्स का हिस्सा। पहले होता तो शायद मैं इस मौके को पकड़ ली, लेकिन अब ये लोग मुझे सिर्फ डॉग्स लगते हैं। ह्यूगो ने वाइन ग्लास उठाया। हेड बटलर ने झुककर वाइन भरी। पेट्रियार्क अच्छे मूड में है आज। आखिरकार उनके आमतौर पर चुप भाई आज अफेक्शन दिखा रहे हैं। विकोर ने ध्यान दिया। ये हेड बटलर हर चीज को पॉजिटिव ट्विस्ट देता है और ह्यूगो को ये सब लड़ाइयां देखना मजेदार लगता है। बॉस्टर ने एक और टॉपिक छेड़ा। तो 2 साल लेरेट लेनोर माउंटेन्स में कैसे गुजरे? बारबेरियंस, मॉन्स्टर्स, कुछ किस्से सुनाओ नेफ्यू। ग्रेट डैन ने भी सहमति में सिर हिलाया। वो जंगल खतरनाक है, तू सही सलामत लौटा, यही काफी है। लेकिन ह्यूगो ने बात काट दी। उसे पहले खाने दो, फिर पूछना अपने सवाल। बॉस्टर और ग्रेट डैन
ह्यूगो की कोल्ड टोन से थोड़ा चौंके। हम बस उसकी प्रोग्रेस जानना चाहते थे, बस पूछ रहे थे कि चुप रहो। ह्यूगो उठ खड़ा हुआ, आवाज में बर्फ थी। मैं खुद को रिपीट करना पसंद नहीं करता। हॉल में सन्नाटा छा गया। बॉस्टर ने माफी मांगी। ग्रेट डैन ने चुपचाप गर्दन झुका ली। विकोर ने इस साइलेंस को तोड़ा, धीरे से उठा। अपने कर्म साबित करना मेरे लिए मुश्किल नहीं। ह्यूगो ने चिंतित आवाज में पूछा, तुम थके तो नहीं? ड्रिल हॉल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विकोर मुस्कुराया। स्किल्स दिखाने के लिए हॉल नहीं चाहिए, जहाँ खड़ा हूँ वहीं लड़ सकता हूँ। ट्रेनिंग सिर्फ रूटीन नहीं, वो हर पल का हिस्सा है। उसने अपनी उंगली टेबल पर रखी, फिर उसने देखा बोस्टर का वाइन ग्लास ओवरफ्लो हो रहा था। ग्रेट डैन की स्टेक अभी भी अधपकी थी। विकर ने अपनी उंगली से ऑरा चैनल किया टेबल के भीतर। कुछ ही सेकंड में स्टेक परफेक्टली कुक हो गई। वाइन धीरे धीरे इवेपोरेट हो गई। ग्रेट डैन ने डिसबिलीफ में स्टेक को घूरा। बॉस्टर हंस पड़ा। क्या बात है, अच्छा तरीका निकाला तुमने खाना गर्म करने का। माना से खाना पकाया, वाइन को संतुलित किया। 17 की एज में मिड रैंक ग्रेजुएट बनना कोई मामूली बात नहीं। फिर दोनों ह्यूगो की तरफ देखने लगे। क्या फीलिंग होती है ह्यूगो जब तुम्हारा बेटा इतने कमाल की चीजें कर रहा है? ह्यूगो ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप वाइन का एक घूंट लिया। विकर ने गौर किया। ये सब प्राइस सुनकर भी ह्यूगो शांत है। वो सोच में डूब गया। 2 साल पहले जब मैंने मैडम के सामने मिड रैंक की ताकत दिखाई थी, तब भी किसी ने ये बात रिपोर्ट नहीं की। ट्रिपलेट्स को तो ये बात पता होनी चाहिए थी। उसी वक्त एक गहरी और ठंडी आवाज गूंजी, वेल डन वाइकर। सभी की निगाहें एक तरफ मुड़ गईं। ओसाइरिस ला बास्करविल का फर्स्ट सक्सेसर, ह्यूगो का सबसे बड़ा बेटा। मेहनत रंग लाई है, कीप इट अप। विकोर ने हल्के से सिर झुकाकर ओसाइरिस का धन्यवाद किया, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ओसाइरिस ने मेरी तारीफ की। बास्करविल के पहले उत्तराधिकारी, ह्यूगो के सबसे ज्यादा जैसे दिखने वाले, शब्दों को तौल तौल कर बोलने वाले ओसाइरिस की तरफ से ये कमेंटेशन। विकोर को यकीन नहीं हो रहा था, क्या ये मेरी कोई परीक्षा ले रहा है? उसी वक्त एक और आवाज गूंजी, अजीब बात है ना, ओसाइरिस मुस्कुरा भी रहा है। दूसरे नंबर के उत्तराधिकारी सेटला बास्करविल की आवाज थी। वो मुस्कुराया और बोला, वैसे मेरी भी पोकर फेस है, पर तुमने मुझे पहचाना नहीं विकोर? विकोर ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मैं जानता हूँ आप कौन है। सेट हल्का हंसा। उसकी मुस्कान में गर्माहट थी। मैं ज्यादातर मेडिकल विंग या आइसोलेशन ट्रेनिंग में ही होता था। तबीयत कमजोर थी ना। अंडरडॉग के पास ही मेरा हॉल था, जहाँ तुम डेप्यूटी साइल थे। जल्द ही मिलूंगा तुमसे जंगल की कहानियां सुननी है। विकोर चौंका। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो पहले था। फॉल के दौरान जब मैं अकेला खून से लथपथ घूम रहा था, तब भी सेट ही था जिसने मुझे थामा था। जब पूरी दुनिया मुझे गलत समझ रही थी, सेट ही था जिसने मेरा साथ दिया था। विकोर की आंखों में हल्की नमी तैर गई। सच कहूं, अगर आज किसी को इस बैंक्वेट में देखने की उम्मीद थी तो बस सेट को। लेकिन अगले ही पल विकोर की एक्सप्रेशन बदल गई। उसने हल्का सा सिर घुमाया। नाक में एक अजीब सी गंध भर आई थी। ये बदबू, ये वही गंध है जो सिर्फ फॉल के दौरान महसूस की थी। मॉन्स्टर की। विकर का मन सन्न रह गया। इस हॉल में कोई डीमन छुपा हुआ है। उसने तुरंत नजरें घुमाई। हर एक चेहरा, हर एक एनर्जी स्कैन करने लगा। कौन है वो? फिर उसकी नजरें जाकर थमी सेट पर। सेट जिसकी मुस्कान अब तक वार्म लग रही थी, अब उसमें कुछ अजीब था, एक हल्की डिमोनिक एनर्जी। विकोर घूरने लगा। सेट ने नजरें मिलाई और हंसकर बोला, ऐसे क्या देख रहे हो विकोर? कुछ चाहिए? सेट सर्वेंट से बात कर रहा था, हल्की फुल्की बातें कर रहा था, लेकिन विकोर जानता था कुछ तो गड़बड़ है। सेट ने फिर कहा, वैसे डेप्यूटी सिल बनकर अच्छा किया। सुना है अंडरडॉग के लोग तो ये भी चाहते थे कि तुम परमानेंट बन जाओ। जब मैं वापस आऊंगा कौंसिल बनकर, तो हम मिलकर काम करेंगे विकोर। विकोर ने कुछ नहीं कहा, बस वाइन ग्लास उठाकर सिर झुका दिया। पर उसका शक और भी गहरा हो गया। और तभी विकोर की नजर वाइन ग्लास पर पड़ी। रिफ्लेक्शन, सेट का रिफ्लेक्शन गायब था। विकोर की रूह कांप गई। क्या ये सेट की लाश है जिसे कोई डीमन चला रहा है? वो सबके सामने ये बात कह भी नहीं सकता था। अगर उसने अभी कुछ बोला तो उसे प्रूफ मांगा जाएगा। नहीं, अभी नहीं, पहले सबूत जुटाना होगा। सेट मुस्कुराते हुए फिर बोला, तो विकोर किस ऑर्डर में शामिल हो रहे हो? विकोर ने जवाब नहीं दी। उसके लिए अब ये सुगंध दम घोंटने वाली बन गई थी। सेट बोलता रहा, मैं छोटा था तो डोबरमैन ऑर्डर की यूनिफॉर्म बहुत पसंद थी मुझे, लेकिन तभी इनफ सेट। ओसाइरिस ने ठंडी आवाज में बात काट दी, खाना खा लो, बातों में वक्त मत गवाओ। सेट चौंक गया। उसने ओसाइरिस की तरफ देखा, आंखों में हल्की सी उलझन। दूसरी तरफ विकर ने मन ही मन ओसाइरिस का शुक्रिया अदा किया। थैंक यू, उस गंध से आजादी दिलाने के लिए। उसी वक्त ह्यूगो ने बात का रुख मोड़ा। विकर, खाना ठीक लगा? फिर अचानक कहा, डिनर के बाद हाउस आ जाना, कुछ बात करनी है। अब पर सिर हिलाकर हामी भर दी। डिनर खत्म होने के बाद मूनलाइट के नीचे विकोर अकेला टहल रहा था। एक लंबी सांस ली। 5 घंटे अजीब लोगों के बीच खामोशी से बैठा रहा। फिर उसे याद आया, एकेडमी के ऑफिशियल पेपर्स भी तो आ गए हैं। शायद ह्यूगो उसी के बारे में बात करना चाहता है। पर तभी किले की दीवार के ऊपर एक परछाई उभरी और बिना आवाज के विकोर पर पीछे से हमला कर दिया। विकोर की आंखों में चमक आई। ये असलान टेक्निक है, बास्करविल की छठी तकनीक। उसने सोचा, क्या मैं इसे पूरी ताकत से काउंटर कर दूं? लेकिन अगले ही पल रुक गया। नहीं, मैंने खुद को अभी सिर्फ मिड ग्रेड वॉरियर दिखाया है, ज्यादा ताकत दिखाना ठीक नहीं होगा। विकोर ने बास्करविल की चौथी तकनीक निकाली, रिवर एस एक्सेस की ब्लेसिंग, और अपनी ऑरा से उसने हमला अब्सॉर्ब करना चाहा। लेकिन काउंटर अटैक इतना ज्यादा ताकतवर निकला कि उसने सामने वाले के वार को पूरी तरह तोड़ दिया। विकोर खुद भी हैरान रह गया। ऊपर से एक आवाज आई, तो मजेदार निकला बच्चों। बॉस्टन टेरियर हंसता हुआ दीवार से नीचे कूदा। 2 टेक्निक लेवल का फर्क, फिर भी तेरा बैलेंस नहीं टूटा। उसने विकोर की तारीफ की और फिर किसी और की ओर मुड़ा। है ना ग्रेट डैन? विकोर ने पीछे मुड़कर देखा। ग्रेट डैन वहां
वहाँ खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा था। मेन हाउस में तलवार चलाना, क्या तुझे बिल्कुल भी तमीज नहीं बॉस्टन? अगर ह्यूगो को पता चला तो कम से कम 3 महीने की प्रोबेशन तय है तेरी। बॉस्टन टेरियर हंसा। अरे यार, भतीजे की सुरक्षा के लिए था यह अटैक, पूरी कैलकुलेशन के साथ मारा था। और तू पिटबुल्स के मामले में टांग मत अड़ा। ग्रेट डन ने भड़का। पिटबुल्स? विकर तो एमटीआई ऑर्डर में जा रहा है और मैं उसे तुम्हारे जैसे गुंडों के हवाले नहीं कर सकता। बॉस्टन ने मजाक उड़ाया। तू तो खुद रो देता है जब पंजे में खरोंच लगती है। मुझे मत सिखा कि नेफ्यू का ध्यान कैसे रखना है। ग्रेट डैन ने पलट कर ताना मारा। कम से कम मैं तेरी तरह मोटा तो नहीं जिसके पास काटने को भी मांस नहीं बचा। उन दोनों की बहस बढ़ती गई। विकर मेरा है। नहीं, वो मेरे साथ आएगा। दोनों अपनी अपनी भलाई की दुहाई दे रहे थे। विकोर ने थक कर सिर पकड़ा। इनफ, और वहां से चुपचाप निकल गया। बिल्कुल बेकार की लड़ाई। चलते चलते विकोर फिर सोच में डूब गया। अभी जो हमला हुआ वो असल में इतना भी खतरनाक नहीं था। 7th काउंट का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था वो। पर मैं भी तो हाईएस्ट ग्रेड ग्रेजुएट हूँ और मेरे पास है रिवर एसएक्सएस की ब्लेसिंग और वो डिमोनिक सोर्ड बेल्जेबब। शायद मैं एक काउंट से नहीं, अब 2 काउंट से भी भिड़ सकता। पर तभी उसके कदम रुक गए। सामने खड़े थे बास्करविल ट्रिपलेट्स। तीनों ने अपने हाथों को तलवारों पर रखा। एक पल के लिए विकोर की आंखों में गुस्सा भरा है। अब भी, जबकि तुम जानते हो हम में कितना फर्क है। मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। ब्लड हाउंड्स जो अपनी औकात भूल जाए उन्हें कुचलना ही पड़ेगा। पर तभी कुछ ऐसा हुआ जो विकोर ने सोचा भी नहीं था। ट्रिपलेट्स घुटनों के बल बैठ गए और अपनी तलवारों की नोकें अपने पैरों के सामने जमीन पर टिकाई। ये था प्लेज, एक ऐसा जेस्चर जिसमें एक हल्के से प्रेस में तलवार खुद के पांव को भेद देती है। और इसका मतलब होता है हम अपनी जान तुम्हारे हवाले करते हैं। विकोर ठिठक गया। ये क्या कर रहे हैं ये लोग? एक साथ तीनों बोले। हम कर्ज चुकाना चाहते हैं। तिबेरो ने आगे कहा। मैंने 9 साल की उम्र में तुम्हारा हमला देखा था, तब से मैं तुमसे डरता हूं। बास्करविल मैंशन के बाहर की सर्द हवा अभी भी बह रही थी। ट्रिपलेट्स अब भी वाइकर के सामने झुके हुए थे। उनकी आंखों में श्रद्धा, जुनून और समर्पण था। मिडलब्रो ने उसे सर्बरस के शिकार के दौरान देखा था। लोरो उस ट्रॉल की मौत पर दंग था जिसे विकोर ने अकेले मारा। और ट्रिपलेट्स ने उस दिन को अब तक नहीं भूला था जब हमने जंगल के उस राक्षस से जान बचाई थी और तुम अकेले उसके सामने डट गए थे। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर एक साथ बोले, उसी दिन से हमने ठान लिया था हम तुम्हारे 3 स्पीयर्स बनेंगे विकोर वैन बास्करविल। हम ब्लड हाउंड्स अब सिर्फ तुम्हारे आदेशों पर चलेंगे, हमेशा के लिए। विकर चुप था। उसकी आंखों में ट्रिपलेट्स का चेहरा नहीं बल्कि यादें तैर रही थी। रिग्रेशन से पहले जब वो बेगुनाह था और भाग गया था। इन्हीं तीनों ने उसे पकड़कर वापस ह्यूगो के पास घसीटा था। ट्रिपलेट्स ह्यूगो के 3 स्पीयर्स कहे जाते थे, पर असल में ये ब्लड हाउंड्स थे जो सिर्फ एक आदेश पर दौड़ पड़ते थे। फिर भी उनका समर्पण नकली नहीं था। विकोर उनके पास से गुजरा। मुझे ऐसे प्लेजेस की जरूरत नहीं, थका हुआ हूँ, इस बारे में फिर बात करेंगे। पर मन ही मन अगर ये सच में वफादार बन गए हैं तो मैं इनका इस्तेमाल जरूर करूंगा। जाते जाते वो एक बार पलटा। जो बात हुई है उसे कोई और न जाने। ट्रिपलेट्स ने फौरन हामी भरी। उनके चेहरों पर एक मुस्कान थी, एक उम्मीद कि अब वो सच में अपने मास्टर की सेवा करेंगे। विकोर अब तेजी से महल की ओर लौट रहा था, पर दिमाग में कुछ और चल रहा था। सेट का शरीर जिसमें कोई डीमन घुस आया था, ये वेरिएबल मेरी प्लानिंग में नहीं था। मुझे जल्द से जल्द सिंडी वेंडी को ये मामला सौंपना होगा। उस डीमन को खत्म करना ही होगा, चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। लेकिन इससे पहले उसे एक और जरूरी काम निपटाना था। ह्यूगो के ऑफिस में हेड बटलर का चेहरा सफेद पड़ चुका था, सिर से पसीना टपक रहा था और कमरे में ह्यूगो की बर्फ जैसी आवाज गूंज रही थी। रिपीट करो विकोर, तुमने क्या कहा? विकोर ने एक गहरी सांस ली, चेहरा शांत पर आवाज में चुभन। मिस रॉक्साना, आपकी पहली पत्नी ह्यूगो और उनकी बेटी मिस पेनेलोपी के बारे में जानना चाहता हूँ। ह्यूगो का गुस्सा फूट पड़ा। पेनेलोपी? तुम उसके बारे में जानते कैसे हो? पर विकोर बिल्कुल भी नहीं डरा। उसकी आंखों में ह्यूगो के गुस्से के लिए सिर्फ एक ठंडी मुस्कान थी। ये तो अभी शुरुआत है ह्यूगो, बदले की शुरुआत कुछ मिनट पहले। पेट्रियार्क ऑफिस में ह्यूगो ने विकोर को एक डॉक्यूमेंट थमाया। एकेडमी से नोटिस आया है कोलोसो क्लास 20 के लिए। विकोर ने पेपर देखा और हल्का सा मुस्कुराया। तो मेरी सोच सही थी, तुमने मुझे इसलिए बुलाया ह्यूगो? एकेडमी कोलोसो ग्रैंड एम्पायर की सबसे प्रतिष्ठित संस्था, जहाँ से ग्रेजुएशन मतलब या तो इंपीरियल पैलेस का एलीट कोर्स या उससे भी ऊंचा दर्जा। रिग्रेशन से पहले विकोर वहीं गया था और एक नौकर की हैसियत से ट्रिपलेट्स के पीछे खड़ा होता था। चेहरे पर कट के निशान, लंगड़ा कर चलता था और एकेडमी के नोबल्स उसे हिकारत से देखते थे। पर अब विकोर बदल चुका था और उसके पास एक और सवाल था। 2 साल पहले जो लेटर आया था ह्यूगो, जिसमें कहा गया था कि मॉर्ग परिवार से तुम्हें बड़ा लाभ मिलेगा और बदले में मुझे भी एक इनाम मिलेगा। ह्यूगो ने सिर हिलाया। हाँ, तो क्या चाहिए तुम्हें? विकोर ने धीरे से कहा। कोई चीज नहीं, मैं बस एक कहानी सुनना चाहता हूँ। ह्यूगो चौंका। कहानी? किस चीज की? विकोर ने ह्यूगो की आंखों में देखा। मिस रॉक्साना और मिस पेनेलोपी। रूम में सन्नाटा छा गया। हेड बटलर का मुंह खुला का खुला रह गया और ह्यूगो अपनी जगह से उठकर विकोर की तरफ आया। तुमने क्या कहा? विकोर ने फिर दोहराया। मिस रॉक्साना आपकी पहली पत्नी और मिस पेनेलोप आपकी बेटी। ह्यूगो का चेहरा सख्त था, उसकी मुट्ठियां भींची हुई थी, आंखों में गुस्से की आग और आवाज में थर्राहट। तुम रॉक्साना और पेनेलोपी के नाम कैसे जानते हो विकोर? विकोर ने उसकी आंखों में देखा, ना कोई डर, ना कोई हिचक,
मुझे जवाब चाहिए ह्यूगो, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ। सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे दिलचस्पी है, बल्कि क्योंकि ये जरूरी है। मुझ पर भरोसा करो। ह्यूगो गुस्से में एक कराह जैसी आवाज निकालता है, लेकिन फिर चुप हो जाता है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है और वाइकर अब ह्यूगो की सोच को पढ़ रहा है। मिस रॉक्साना, जिससे ह्यूगो की शादी एक अरेंज मैरिज से हुई थी, और उनकी पहली बेटी पेनेलोपी, जो सालों पहले बारबेरियंस द्वारा किडनैप कर ली गई थी। ये सब जानना जरूरी था, क्योंकि वाइकर को अब बॉम्ब की सच्चाई ह्यूगो के सामने रखनी थी। उसे वो कहानी याद आई जो हेड बटलर बारामोर ने कभी बताई थी। ह्यूगो एक वक्त में बहुत ही प्यारा इंसान था, अपनी बीवी से सच्चा प्यार करता था। मिस रॉक्साना उसकी जान थी, पर बीमारी ने उन्हें छीन लिया। विकोर जानता था सिर्फ बारामोर की कहानी के दम पर वो ह्यूगो को पोमेरन से नहीं मिला सकता। उसे खुद सच्चाई देखनी थी। तभी ह्यूगो ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज में दर्द था, पर शब्दों में सच्चाई। रॉक्साना मेरी जान थी और पेनेलोपी मेरी सबसे कीमती दौलत। विकोर एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। ह्यूगो, जिसके चेहरे पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, वो ऐसा बोल सकता है? ह्यूगो की बात जारी थी। हमारी शादी अरेंज नहीं थी। वो एक कॉमनर थी जिसके पास कुछ भी नहीं था, और जब मैंने उसे पहली बार देखा तो उसी पल मुझे उससे प्यार हो गया था। विकोर चुपचाप सुन रहा था, क्योंकि ह्यूगो अब अतीत के उस पहले मोड़ पर लौट चुका था जहाँ सब कुछ शुरू हुआ। रॉक्साना मुझे खुद से दूर रखने की कोशिश करती थी। वो जानती थी कि हमारा मेल असंभव था, पर मैंने सब छोड़ दिया, अपना स्टेटस, अपना फ्यूचर, यहाँ तक कि अपनी सोल भी, सब रॉक्साना के लिए। विकोर ने धीरे से सिर झुकाया। थैंक्स। ये बात बताने के लिए वो अब अगली बात की ओर बढ़ना चाहता था, पर ह्यूगो अब यादों में डूब चुका था। जब हम भागे थे, बास्करविल परिवार ने हमारे पीछे परस्यूअर्स भेजे थे। हमने जंगलों में, पहाड़ों में छिपकर हर मोड़ पर जान दांव पर लगाई थी, क्योंकि हमारा प्यार किसी को मंजूर नहीं था। पर हमने हार नहीं मानी, और आखिरकार हमने शादी कर ली। हमारे संघर्षों से भरे उस रास्ते पर हमारी बेटी पेनेलोपी का जन्म हुआ। ह्यूगो की आंखें कुछ पल को चमकी। पेनेलोप हमारी सबसे बड़ी खुशी थी। उसने रॉक्साना का दिल पाया, और मेरा दिमाग, पूरा बास्केविल परिवार उसे जान से ज्यादा चाहता था। लेकिन फिर उस खुशी पर एक साया पड़ गया। ह्यूगो का चेहरा सख्त हो गया। एक दिन पेनेलोपी बाहर टहलने निकली थी, और तभी लोको ट्राइब के बारबेरियंस उसे उठा ले गए। आज तक मैं नहीं समझ पाया कैसे वो लोग बास्करविल की जमीन के बीचों बीच घुस आए और मेरी बेटी को बिना कोई निशान छोड़े ले गए। विकोर अब सब समझ रहा था। ह्यूगो की योजनाओं के पीछे सिर्फ सत्ता नहीं थी, बल्कि टूटा हुआ एक बाप था। पेनेलोपी की तलाश, बारबेरियंस को कुचलने का कारण, बॉर्डर पर स्टेशन रहकर नई ताकत बनाना, ज्यादा पत्नियां, ज्यादा बच्चे, ये सब सिर्फ एक फसाड था। दुनिया के लिए ह्यूगो था आयरन ब्लडेड पेट्रियार्क, एक सख्त निर्दयी शासक जो अपने खानदान को शिखर तक लाया। विकोर ह्यूगो की उस दर्दनाक कहानी को सुन चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी दया नहीं थी। हर विलेन का कोई ना कोई दुखद अतीत होता है, पर जो उन्होंने किया वो ही असली सच होता है। ह्यूगो एक ऐसा शख्स जो अपने बच्चों को हथियार बनाकर युद्ध में झोंक देता है। उसका अतीत चाहे जितना भी दर्दनाक क्यों ना, वो मेरी नजरों में एक बेरहम इंसान है। लेकिन फिर भी विकोर समझ सकता था रॉक्साना और पेनेलोपी ह्यूगो के लिए कितनी कीमती थी। ह्यूगो की ठंडी नजरों ने विकोर को देखा। अब बस कहानी खत्म हुई। अब तुम्हारी बारी है विकोर। मुझे बताओ, तुम ये सब जानना क्यों चाहते थे? विकोर ने जेब से एक चीज निकाली, एक पेंडेंट। धीरे से उसे ह्यूगो के सामने रखा। इसे देखो। ह्यूगो की आंखें ठिठक गई। उसे ये पेंडेंट याद था। उसने खुद इसे रॉक्साना के लिए बनाया था, और आखिरी बार पेनेलोपी की गर्दन पर देखा था। धीरे से उसने लटकन खोली, और उसमें थी एक पुरानी तस्वीर। ह्यूगो, रॉक्साना और पेनेलोपी एक साथ एक तस्वीर में। विकोर ने पूछा, अगर पेनेलोपी की संतान अब भी जिंदा हो तो तुम क्या करोगे? ह्यूगो चौंका। तुम कहना क्या चाह रहे हो? विकोर दरवाजे की ओर मुड़ा। मिस पेनेलोपी की बेटी, यानी तुम्हारी नातिन अब भी जिंदा है। ह्यूगो की सांसें जैसे थम गई, और तभी दरवाजा खुला। पोमेरन अंदर दौड़ती हुई आई और सीधे वाइकर का हाथ पकड़कर बोली, अंकल। ह्यूगो की आंखें फटी रह गईं। ये तो वही बच्ची है अंडरडॉग सिटी में जिसे मैंने देखा था। विकोर ने अब सच्चाई सामने रख दी। मैंने आपसे झूठ कहा था फादर। जब मैं जंगल में था, लोको ट्राइब के इलाके में, मैंने एक बच्ची को देखा था। उसने बताया ये पेंडेंट उसे मॉमी ने दिया था। ह्यूगो के हाथ कांपने लगे। उसने पेंडेंट की तस्वीर को देखा, फिर पोमेरन को। वाइकोर उसे देख रहा था। क्या ह्यूगो इस सच को सह पाएगा? उसके सामने खड़ी ये बच्ची उसकी बेटी की औलाद है, पर उसके खून में बारबेरियन का अंश भी है। ह्यूगो पोमेरन के पास आया। उसकी नजरों में अब ठंडापन था। तो क्या ये सच है? ये बच्ची मेरी बेटी और एक बारबेरियन की संतान है। विकोर का बदन कांप रहा था, पर उसने सिर हिलाकर सच स्वीकार कर लिया। ह्यूगो के हाथ कांपते हुए पोमेरन की ओर बढ़े। विकोर ने सोचा, अब ह्यूगो टूटेगा। अब उसके भीतर से गुस्से और नफरत का तूफान फटेगा। अब मेरा बदला शुरू होगा। लेकिन अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। बगीचे में हंसी गूंज रही थी। विकोर, ओसाइरिस और हेड बटलर तीनों एक साथ खड़े थे। आवाज की ओर देखा, और जो देखा उनकी आंखें हैरानी से फैल गई। ह्यूगो मुस्कुरा रहा था। पोमेरन उसकी गोद में बैठी थी, और वो उसकी दाढ़ी से खेल रही थी। ह्यूगो हंसते हुए बोला, मेरी दाढ़ी में क्या है रे? इतना मजेदार? पोमेरान ने मासूमियत से जवाब दिया, दादा की दाढ़ी गंदी है। ह्यूगो ठिठक गई। तूने मुझे क्या कहा? ग्रैंडपा, उसकी आंखों में चमक थी, एक ऐसी चमक जो विकोर ने पहले कभी नहीं देखी थी। ओसाइरिस ने हैरानी से कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा पल कभी नहीं देखा। हेड बटलर भी चुप ना रह सका। सच कहो, इतने सालों में ये सबसे चौंकाने वाला लम्हा है मेरे लिए। विकोर बस चुपचाप देखता रहा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। ये ह्यूगो नहीं हो सकता। ये वो आयरन ब्लडेड पेट्रियार्क नहीं है जिसे मैं जानता था। ह्यूगो की आंखों से आंसू बह रहे थे, खुशी के आंसू। एक दादा अपनी नातिन को गले लगाते हुए हर जख्म भूल रहा था।
वाइकर अब भी अटका हुआ था। क्यों? ह्यूगो बास्करविल के चेहरे पर ये एक्सप्रेशन क्यों है? 15 साल का वाइकर जिसने अपने जीवन को फिर से शुरू किया था, अब एक सवाल से घिरा था, क्या मैं ह्यूगो को मार सकता हूँ? पर अंदर से जो जवाब उभरा वो था नामुमकिन, क्योंकि जब कोई स्वॉर्ड मास्टर बन जाता है तो उसकी स्पिरिट अडिग हो जाती है, उसके मन में कोई कमजोरी नहीं रहती। ह्यूगो की जिंदगी अब एक ठंडी थकी हुई रूटीन बन चुकी थी। विकर जिसने कभी ह्यूगो को मारने की कसम खाई थी, अब उस विचार को त्याग चुका था। कई साल बीत चुके थे और उन सालों के बाद विकर को मिली पोमेरन, पेनेलोपे की बेटी, ह्यूगो की सबसे प्यारी संतान की औलाद। पोमेरन को देखने भर से विकर के अंदर कुछ टूटने लगा। उसके दिल में ऐसी भावनाएं उठी जो उसे खुद सोर्ड मास्टर जैसे इंसान को हिला सकती थी। रिफाइंड सोर्ड मैनिपुलेशन, बीएल्ज़ेबुब की सहायता और मैडम के जहर के साथ ह्यूगो को खत्म करने का सपना अब संभव लगने लगा था। और आज वो दिन था, ह्यूगो के अंत का दिन। लेकिन जब वाइकर ने ह्यूगो को देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान थी, सचमुच की मुस्कान। विकर ठहर गया। उसके चेहरे पर सवाल थे। वो हंस क्यों रहा है? उसे तो टूट जाना चाहिए था। कल की सच्चाई के बाद जब उसने उसे बताया था कि पोमेरान पेनेलोपे की बेटी है, ह्यूगो उसके पास आया था, धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। क्या ये सच है? क्या वो सचमुच पेनेलोपे की बेटी है? पोमेरन ने ह्यूगो का हाथ देखा और मासूमियत से बोली, पेनेलोपे मेरी मम्मी का नाम है। वो हमेशा कहती थी कि उन्हें अपने डैडी की बहुत याद आती। वो हर रात इस नेकलेस को देखती रहती थी। फिर उसने ह्यूगो की आंखों में झांका और पूछा, क्या आप मेरे ग्रैंडपा हैं? बस वही पल था। ह्यूगो की आंखों में अपनी बेटी की मुस्कान कौंधी। अगले ही पल उसके आंसू बह निकले। वो घुटनों पर गिर पड़ा और उसकी चीख पूरे महल में गूंज उठी। वर्तमान में हेड बटलर ने विकोर की ओर देखा और धीमे से बोला, शुक्रिया। विकोर चौंका। किस बात का शुक्रिया? बटलर ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे लिए ये हमेशा एक सपना रहा था कि मैं अपने पेट्रियार्क को हंसते हुए देख सकूं, और आज वो सपना पूरा हो गया तुम्हारी वजह से। विकोर ने ह्यूगो का चेहरा देखा। वो ह्यूगो जो कभी पत्थर की तरह सख्त था, आज किसी ग्रैंडपा की तरह मुस्कुरा रहा था। विकोर सोचने लगा, क्या ये सब मेरी वजह से हुआ है? और फिर उसे एक और ख्याल आया, अगर मैं अभी चाहूं तो ह्यूगो को आसानी से खत्म कर सकता हूं। उसके गार्ड खुले हैं, लेकिन मैं बिल्कुल असहाय महसूस कर रहा हूं। रात को विकोर अपने बिस्तर पर लेटा था, आंखें खुली थी और वो देख कहीं और रहा था। यादें लौट आई उस पुरानी जिंदगी की जहां ह्यूगो एक राक्षस था, विकोर घुटनों पर था। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्यों मारना चाहते हो? क्या तुम बास्केरविल के सारे पाप मेरे सिर पर डाल दोगे? पर ह्यूगो का चेहरा नर्म नहीं पड़ा। मुझे पापियों की बात नहीं सुननी। तू राक्षसों से मिला था, बच्चों को चुराकर उन्हें राक्षसों को सौंप रहा था। विकोर चीखा, नहीं ये झूठ है। पर ह्यूगो की तलवार ने उसकी जबान ही काट दी। ह्यूगो ने ठंडी निगाहों से कहा, अब कभी अपनी गंदी जबान से मत बोल, तू एक कीड़ा है। विकोर का दिल उस दर्द को दोबारा जी रहा था। वही ह्यूगो जिसने मुझे गुनहगार बना दिया और फिर मुझे मौत दी। और आज वो ह्यूगो एक ग्रैंडपा बनकर हंस रहा था। विकोर बदले की भावना से कांपने लगा। तभी सिंडी वेंडी खिड़की से अंदर आई। हद है, तुमने बुलाया मुझे और खुद लेटे हुई। विकोर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, क्यों आई हो? सिंडी ने उसके चेहरे पर फाइलें पटकी। तुम्हारे कहने पर सेट बास्केरविल की जांच की थी। सेट ने कई ऑर्फनेजेस खोले थे झूठे नामों से। वो बच्चों को गोद लेने की जिम्मेदारी लेता था, पर जिन लोगों ने उन्हें गोद लिया उनकी कोई जानकारी नहीं मिली, ना ही वो बच्चे कहीं मिले। अगर सेट सचमुच एक डीमन है तो ये सारी जांच और भी डरावनी हो जाती है। सिंडी ने कहा, अगर बच्चों को उठाया गया है तो या तो उन्हें बलि चढ़ाया गया है या फिर खाने के लिए रखा गया है। अंडरडॉग सिटी के गायब बच्चों का मामला शायद सेट से जुड़ा हुआ है। विकोर ने दस्तावेज पढ़े और अचानक कागजों को जोर से पकड़ा। अगर अभी का सेट एक राक्षस है तो फिर जिस सेट को मैंने पिछले जीवन में सर्व किया था वो भी डीमन ही था। उसे याद आया, उसी सेट ने मुझसे कहा था कि ह्यूगो तुम्हें फंसाने वाला है, तुम्हें मारने वाला है। विकोर का खून खौल उठा जब उसे याद आया वो पल जब सेट खुद जेल में उससे मिलने आया था। एक झूठी हमदर्दी दिखाता हुआ चेहरा, पर असल में वही था जो वाइकोर की तबाही की जड़ था। वो सेट जिसने पहले जन्म में वाइकोर को सहारा दिया था, असल में उसने ही उसे बलि का बकरा बनाया था। दूसरी ओर एक अंधेरे जंगल के बीच एक आदमी हाथ में लालटेन लिए एक छोटे बच्चे को कहीं लिए जा रहा था। बच्चा डरा हुआ था। हम जा कहाँ रहे हैं? आदमी ने ठंडे लहजे में कहा, ये तुम्हारा नया घर है। बच्चे ने मासूमियत से कहा, हेडमास्टर ने कहा था मैं एक अच्छी फैमिली में अडॉप्ट हो गया हूँ, लेकिन ये तो एक गुफा है। आदमी मुस्कुराया, लगता है कोई गलतफहमी हो गई। और अगले ही पल उसका चेहरा भयानक राक्षसी रूप में बदल गया। ये गुफा तुम्हारा घर नहीं, ये वो जगह है जहाँ तू जाएगा। बच्चे की रूह कांप गई। उसके मुंह से निकली चीख, मम्मी। पर वो चीख सन्नाटे में खो गई। अगले ही पल राक्षस ने उसे निगल लिया। और फिर बच्चों का स्वाद सबसे अलग होता है, कहते हुए संतोष की मुस्कान फैल गई। ये सेट बास्केरविल नहीं था, ये था डीमन लॉर्ड के 10 एलीट कोर में से एक 10वें कोर्प्स एंड्रोस सेट, जिसके अंदर एंड्रोमाइलिस का वास था। गुफा में एक चांदनी से झांकती रोशनी के बीच सेट एक पत्थर के सिंहासन पर बैठा था। पास की मेज पर एक काला कौवा बैठा था। सेट ने खुद से कहा, मानवों की सप्लाई घट रही है, शायद हमें उन्हें पालतू पशु बना देना चाहिए। एक संगठन बनाना होगा जहां हम इंसानों को फार्म में पाले। फिर वो कौवे की तरफ मुड़ा। 8 तुम क्या सोचते हो? वो कौवा
कोई आम जीव नहीं था, वो भी डीमन के 10 एलीट कोर्स में से एक था। 8वें कोर्स 8। 8 ने गहरी आवाज में कहा, ये योजना खतरनाक है। अगर इंसानों को हमारी मौजूदगी का शक हो गया तो हम सब जल जाएंगे। 8 ने एक और बात पर जोर दिया, और तुम हमेशा बच्चों को चुनते हो। अगर कोई सुराग छूट गया तो बास्करविल के शिकारी सूंघ लेंगे। सेठ हंसा, मैंने सारे जाल बिछा दिए हैं, कोई नहीं आएगा। पर हाँ, अगर दरवाजा खोलना है तो मुझे अभी 12 साल और मानवों का खून पीना पड़ेगा। 8 चुप रहा, लेकिन चेतावनी दोहराई, ध्यान रखना, हमें किसी का ध्यान अपनी ओर नहीं खींचना। फिर उसने विषय बदला, बास्करविल में कुछ नया? सेठ ने बिना हिचकिचाए कहा, सब ठीक है, तुम अपने हिस्से का काम करो। अब हम सबको बस दरवाजा खोलने पर ध्यान देना है, क्योंकि हम ही हैं जो इंसानों और राक्षसों की दुनिया को जोड़ते हैं। 8 उड़ गया, पर सेठ वहीं बैठा रहा। बास्करविल की बातें मन में गूंज रही थी, पर उसने 8 से एक बात छिपा ली थी, ह्यूगो। अब वो ह्यूगो नहीं रहा। एक ग्रैंड डॉटर की मोहब्बत में वो पिघल चुका था। सेठ जानता था, अगर बास्करविल को कमजोर करना है तो ह्यूगो को सख्त रखना होगा। उसे चाहिए था कि ह्यूगो अपने ही क्लैन के बच्चों को बस एक शस्त्र की तरह देखे, ताकि जब मैं उन्हें ले जाऊं तो कोई शोर ना मचे। पर अब योजना गड़बड़ लगने लगी थी। सेठ की आंखों में गहरी नफरत थी। विक और वैन बास्करविल, तू ही तो है जिसने मेरी हर योजना बिगाड़ दी। उसे याद आया, जब विक और बच्चा था, एक जहरीले सांप ने उसे डस लिया था। मैंने समझा वो मर गया, पर वो ह्यूगो की पोती को लेकर वापस आया। अब तो सेठ की सांसें भारी हो रही थी, चेहरा जल रहा था गुस्से से। अब नहीं, अब मैं रास्ते का हर कांटा साफ करूंगा। जो कोई भी मेरे एम्बिशंस के रास्ते में आएगा, विकोर तू भी नहीं बचेगा। सुबह का वक्त था। विकोर और ह्यूगो साथ साथ एक लंबे हॉलवे से गुजर रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था। विकोर का दिमाग शक से भरा हुआ था। आखिर ह्यूगो ने मुझे बुलाया क्यों? 5 मिनट से ज्यादा हो चुके थे। ना कोई बात, ना कोई इशारा। विकोर ने ह्यूगो की चाल को ध्यान से देखा। खुला हुआ था, पूरी तरह खुला। अगर आज ही उसे मार दूं तो शायद दोबारा मौका ना मिले। पर अगली ही पल विकोर ने उस ख्याल को दबा दिया। पहले शायद मैं ऐसा करता, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं। और तभी ह्यूगो ने अचानक बात शुरू की, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नफरत करते हो। विकोर चौंक पड़ा। क्या उसे मेरे इरादे का अंदाजा हो गया? ह्यूगो की आंखों में पछतावा था। मैं वो बाप हूँ जो अपने बेटों को ब्लडहाउंड्स कहता था, जो उन्हें मौत के मुंह में धकेल देता था। शायद इसी वजह से मेरे बेटे मुझसे नफरत करते हैं। मैंने भी तुमसे हमेशा सख्ती की विकोर, जबकि तुम हमेशा सही करते रहे। ये सब मेरी उस नफरत का नतीजा था जो मैंने उन बारबेरियंस से पाल रखी थी। मैंने सिर्फ गुस्से के साथ जीना सीखा था। विकोर का मन और सतर्क हो गया। ह्यूगो कभी खुद के बारे में बुरा नहीं कहता। जरूर ये कोई जाल है, पर फिर वो हुआ जो विकोर ने कभी नहीं सोचा था। ह्यूगो ने झुककर माफी मांगी। मैंने बोम से सुना कि पेनेलोप आखिरी वक्त में खुश थी। ये जानकर मेरे दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो गया। शायद तुमने मुझे बचा लिया। इसलिए विकोर, अगर तुम कुछ भी मांगो मैं दूंगा। ये किसी ब्लड हाउंड के इनाम के तौर पर नहीं, बल्कि एक पिता की सच्ची कृतज्ञता के तौर पर है। विकोर का दिल डोल गया। ये ह्यूगो कौन है? क्या ये वही बेरहम ह्यूगो है, या कुछ बदल गया है? इस पुनर्जन्म पुरानी यादें सामने आने लगी। वो पल जब ह्यूगो ने बिना वजह उस पर भरोसा जताया था, या फिर कोई उम्मीद दिखी थी। 17 सालों तक वाइकर के अंदर सिर्फ बदला था। पर अब क्या मैं माफ कर सकता हूँ? शायद जिसने मुझे फंसाया था वो ह्यूगो नहीं था, पर जिसने मेरी सजा पर मुहर लगाई वो ह्यूगो ही था। अंदर से टूटा हुआ लेकिन शांत चेहरे के साथ विकोर ने ह्यूगो से कहा, सर सिर उठाइए, क्या मैं सच में कुछ भी मांग सकता हूँ? ह्यूगो ने हामी में सिर हिलाया। विकर ने अपनी डिमांड रखी, पर दिल में तय किया, पहले ये काम पूरा कर लूं फिर तय करूंगा बदला या माफी। उधर बास्केविल के एक शांत बाग में एक आदमी बोम की बालों की छोटी बना रहा था। यहाँ का मौसम बड़ा प्यारा है, पोमेरन खिलखिलाया। हाँ अंकल विकोर, ग्रैंडपा और अंकल ओसी सब यहाँ हैं। वो आदमी हल्के से मुस्कुराया। और तुम्हारे इस अंकल का नाम? पोमेरन कुछ पल सोचती रही, फिर उसकी मासूम मुस्कान फैल गई। अंकल सेठ, दोनों हंस रहे। तभी एक मेड वहाँ पहुंची। सर, आपको पेट्रियार्क ने आइसोलेटेड ट्रेनिंग पर भेजा था, सेठ ने जवाब दिया। हाँ, पर जाने से पहले मैं अपनी भतीजी से मिलना चाहता था, मेड ने कहा। पर पेट्रियार्क का आदेश था कि कोई भी यंग लेडी के पास ना जाए। सेठ ने सिर झुकाया और कहा, जानता हूँ, पर यह मुलाकात बस हम तक ही रहनी चाहिए। पॉम ने उछलकर कहा, यस, सीक्रेट रखूंगी। सेठ ने फिर पॉम के बालों की ओर देखा। इसके बाल बिल्कुल पेनेलोपी जैसे हैं। मेड एकदम चौंक गई। आप पेनेलोपी से मिले थे? पर तो आप तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। सेठ की मुस्कान अचानक जम गई। एक पल के लिए पूरा शरीर ठहर गया, फिर उसका चेहरा बदलने लगा। एक राक्षसी रूप में धीरे से फुसफुसाया, मेरे पिता तुम्हें ढूंढ रहे हैं, जाओ जल्दी। मेड की रूह कांप उठी। ना आवाज निकली, ना कदम हिले, सिर्फ डर के आंसू जो उसके चेहरे से टपकते चले गए। पोमेरान ने अचानक पीछे देखा और चौंक गई। ग्रैंडमा वहां नहीं थी। सेठ ने झट से कहा, शायद कोई जरूरी काम आ गया होगा। पर फिर उसने बात घुमा दी। पोमेरान, तुम्हें ग्रैंडपा ह्यूगो पसंद है? पोमेरान मुस्कुराकर बोली। हाँ। सेठ की मुस्कान अब मासूम नहीं रही। ग्रैंडपा को भी तुम बहुत पसंद हो, क्योंकि तुम उनकी मरी हुई बीवी और बेटी जैसी दिखती हो। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैलने लगी और धीरे धीरे उसके हाथों से निकली नुकीली राक्षसी उंगलियां। अगर ये बच्ची मर जाए तो ह्यूगो के दिल में कैसी तबाही मचेगी। सेठ का हाथ अब पोमेरान की ओर बढ़ चुका था, लेकिन तभी एक आवाज गूंजी, सेठ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओसाइरिस आ चुका था। सेठ ने दांत पीसे। अब तक सब ठीक चल रहा था। पोमेरान ने जैसे ही आवाज सुनी हिल उठी। अंकल ओसी, सेठ ने बहाना बनाया।
मैं जब आया तो नैनी नहीं थी, तो मैंने सोचा ओमरन का ध्यान रख लो। ओसाइरिस की आंखों में चिंता थी, अगर पिता को पता चला तो वो बहुत नाराज होंगे। चलो इस बात को यहीं दबा देते हैं। सेट ने हामी भरी। अगले हफ्ते से आइसोलेशन ट्रेनिंग शुरू कर दूंगा, पर अंदर ही अंदर उसकी नफरत सुलग रही थी। एक दिन ओसाइरिस, तुझसे इसका बदला जरूर लूंगा। ओसाइरिस ने सेट के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम खुद को ज्यादा मत थकाओ, अगर कुछ चाहिए तो बताओ। सेट एक पल को रुक गया, क्या ये सच में मेरी फिक्र कर रहा है? लेकिन फिर उसने मुंह छिपा लिया, नहीं ये चिंता नहीं, ये ताना है। अगर ओसाइरिस ना होता तो मैं ह्यूगो की नजरों में बड़ा बन सकता था। अतीत की यादों ने उसका मन भड़का दिया, पर वो जल्दी से खुद को संभाला। सेट ने ठंडे चेहरे के साथ कहा, अब तुम यहाँ हो तो मैं जा रहा हूँ। सेट के जाते ही ओसाइरिस ने एक गहरी सांस ली। पहली बार मैंने उससे कहा कि मैं उसकी फिक्र करता हूँ। एक वाइस पेट्रियार्क के तौर पर उसे ह्यूगो की तरह बनना सिखाया गया था, लेकिन अब जब अपने पिता को भावनाएं दिखाते देखा तो मैं भी शायद खुद को बदल सकता हूँ। पोमेरान के सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए, ये सब तुम्हारे आने की वजह से हो रहा है पोमेरान। वहीं दूसरी तरफ सेट अपने केव में आग बबूला था। हर बार ह्यूगो उसके पास होता है। उसने जोर से जमीन पर लात मारी। ओसाइरिस, तूने फिर सब बिगाड़ दिया। लेकिन अगले ही पल सेट खुद को समझाता है, कोई बात नहीं, गेट खुलने में अभी वक्त है, मैं इंतजार करूंगा। जब ह्यूगो को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तभी उसे छीन लूंगा। फिर उसने सोचना शुरू किया, कैसे मारूं उसे, जैसे रॉक्साना को जड़ देकर मारा था, या जैसे पेनेलोप को बारबेरियंस के हवाले किया था। एक डरावनी ट्विस्टेड मुस्कान उसके चेहरे पर फैलने लगी। इस बार कुछ और भी भयानक करूंगा। लेकिन सेट को नहीं पता था कि मौत उसके दरवाजे पर आ चुकी है। केव के बाहर विकर ने बेल्ज़ेबब को बुलाया और उसे सीधा केव की ओर फेंका। केव के अंदर सेट ने एक दरार की आवाज सुनी। उसका चेहरा पल में बदल गया। ये आवाज ट्रैप में दरार पड़ चुकी थी। कोई अंदर आ गया है। घबराया हुआ सेट इधर उधर देखने लगा। कौन है? केव के अंधेरे गलियारे से धीरे धीरे कोई बाहर निकला। जैसा वादा किया था, मैं आ गया हूँ सेट। ये था वाइकोर। सेट चौंक गया। तू यहाँ कैसे पहुंचा? विकर मुस्कुराया, मैं तब से तुम्हारे पीछे था, लेकिन तुम अपने ही ख्यालों में इतने खोए थे कि नोटिस भी नहीं किया। सेट की आंखें सिकुड़ गई। एक मिड ग्रेड ग्रेजुएट मेरे जाल को कैसे तोड़ सकता है? क्या इसे मेरी असली पहचान का पता है? विकर इधर उधर देखता है। कंकाल, टुकड़े, राख, बड़ी ही डरावनी जगह में रह रहे हो सेट। कहीं बच्चों के गायब होने की असली वजह तुम तो नहीं? सेट हंस पड़ा। तो तुझे सब पता है, तू ये सब कैसे जानता है? विकर ने ठंडी नजरों से उसकी ओर देखा। अब कोई और नकाब नहीं बचा था। सेट धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। अब छुपाने को कुछ बचा ही नहीं। उसने अपनी तलवार निकाली, चेहरे पर पागल हंसी और आंखों में काला इरादा। तू यहाँ अकेला और निहत्था आया है, मरने के लिए बिल्कुल परफेक्ट। सेट की तलवार हवा में लहराई। धार ने हवा में चीरा छोड़ दिया। मर जा। हंसी के बीच वो वाइकर की मौत का जश्न मना रहा था, लेकिन तभी वाइकर ने पूछा, हंसी क्यों आ रही है सेट? सेट की मुस्कान गायब हो गई। उसकी नजर तलवार पर पड़ी जो दूर जमीन पर गिरी थी। फिर उसका ध्यान अपने हाथ की ओर गया। नहीं, उसका हाथ कट चुका था, घुटनों पर गिर पड़ा। सेट हाथ को पकड़ते हुए दर्द से चीख उठा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा चीर दी गई हो। ये कब? इसने तलवार कब निकाली? फिर सेट की नजर उस तलवार पर पड़ी। बेल्ज़ेबब, ये तो ग्लटनी की तलवार है, ग्रैंड किंग ऑफ फ्लाइज की रेलिक। दूसरे शब्दों में एक एंशिएंट डेविल की होली कॉन्स्टलेशन। विकर मुस्कुराया। शाबाश, सही पहचाना। डीमंस अपने ही लोगों के रेलिक्स को अच्छे से जानते हैं। लेकिन बताओ सेट, क्या तुम्हें एलीट कोर्स में गिना जाए? तुम उन 10 शैतानों में से एक हो जो गेट खोलने के लिए इंसानी दुनिया में आए थे। सेट के चेहरे से सारा रंग उड़ गया। तू ये सब कैसे जानता है? लेकिन जैसे ही उसने वाइकोर की सोल को देखा, सन्न रह गया। ये खुशबू, ये इंसानी सोल नहीं है? क्या तू हेल में रह चुका? विकोर की आंखों में अब घृणा थी। तुम ही थे जिसने मुझे फंसाया था, मुझे ये यकीन दिलाया था कि तुम मेरे रक्षक हो, फिर मुझे ही धोखा देकर मेरी मौत तय कर दी। अब जाग जा सेट, तुझे मरने नहीं दूंगा, कम से कम आराम से तो नहीं। विकोर को सब याद था। वो दिन जब गेट खुला था, जब डीमंस ने इन्वेजन शुरू की थी, और तब उसे पहली बार मिला था एलीट कोर का एक सदस्य। 771 में से 666 योद्धा मारे गए। सिर्फ 5 बचे थे और उनमें से 4 बेहोश थे। असल में एक ही सर्वाइवर था, क्योंकि डीमन को 666 का सिंबॉलिक नंबर चाहिए था। उस दिन विनाश खुद धरती पर उतरा था और आज विकोर एक बार फिर उसी डीमन के सामने खड़ा था। लेकिन इस बार 10 साल पहले वो चारों तरफ देखता है। हड्डियां, कंकाल, सड़े हुए अवशेष। विकोर चुपचाप खड़ा था। उसके जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या सेट ने उन मासूम बच्चों को खा लिया है? सेट ने उसकी आंखों में जलती नफरत को भांप लिया और मुस्कुराते हुए कहा, इतनी जल्दी भावुक हो गए? चिंता मत करो, बच्चे अब भी जिंदा है मेरे पेट में। उसने हाथ आगे बढ़ाया और तभी वो चीखें गूंजने लगी, माँ माँ बचाओ हमें। बिना एक पल गंवाए विकोर की तलवार हवा में लहराई। सेट का हाथ कट गया। सेट दर्द से चिल्लाया, लेकिन विकोर ने ठंडे लहजे में कहा, चुप हो जाओ, जो मर चुके हैं वो लौटते नहीं। सेट तड़पता रहा, पर तभी उसके होंठों पर एक चालाक मुस्कान फैल गई। तुम्हें लगा था मैं यूं ही खत्म हो जाऊंगा? उसने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए जो पूरी तरह से रिजेनरेट हो चुके थे। सेट उठ खड़ा हुआ। हम दोनों के पास कई सीक्रेट्स हैं विकर। ओसिरिस जैसा जीनियस भी 30 की उम्र में मिड रैंक ग्रेजुएट बना था, और तुम 17 में ही बन गए। तुम इरेगुलर हो, और ऊपर से बेल्ज़ेबब जैसी रेलिक भी तुम्हारे पास। तुम्हें खतरा, इसलिए तुम्हें अभी यही खत्म कर देना जरूरी है। विकोर ने ठंडी नजरों से उसकी ओर देखा। खत्म तो कोई होगा, लेकिन वो तुम हो गए सेट। सेट चीखते हुए आगे बढ़ा। तलवारें टकराई। सेट मुस्कुराया। तुम्हारा मिडिल नेम वैन है और मेरा लव। क्लान के नियम के अनुसार इलेजिटिमेट चिल्ड्रन सिर्फ चौथा टेक्निक तक सीख सकते हैं, इसलिए तुम छठा फंग नहीं जानते। और फिर सेट ने अपना ट्रम्प कार्ड निकाला। बास्केटबॉल 6 तकनीक, तेज
घातक बर्बरवार, लेकिन तभी विकोर ने भी उसी टेक्निक से वार कर दिया। सेट का चेहरा सन्नाटे में बदल गया। नहीं, तुम्हें ये कैसे आता है? लेकिन वो तुरंत संभला। तो ये भी तुम्हारे सीक्रेट्स में से एक है। अब वो चुपचाप तलवार भिड़ाते हुए एक छुपा वार करने ही वाला था, तभी बीएल्ज़ेबब की ओर फट पड़ी। सेट कुछ पल के लिए स्टंट हो गया और विकोर ने बास्करविल्स 7th टेक्निक से उसे उड़ा दिया। सेट चीख पड़ा, मुंह से खून निकल आया। ये तो सिर्फ पेट्रियार्क को ही आता है। ये इंसान कौन है? विकोर ने उसका सीना चीरते हुए बीएल्ज़ेबब को साधा। तुम डीमंस खुद को ह्यूमन से ऊपर समझते हो, लेकिन तुम्हें बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। उसे याद आया फॉल के समय हीरोज ने गेट बंद किया था, लेकिन तब भी सारे एलीट कोर्प्स मारे नहीं गए थे। लेकिन अब गेट खुला ही नहीं था। 10 एलीट कोर कमजोर और छुपे हुए थे, तो इस बार शायद उन्हें यही खत्म किया जा सके। विकोर ने सेट के पास झुककर धीरे से कहा, तुम्हारी योजना गेट खोलने की यही खत्म हो जाएगी। सेट की रूह कांप उठी, उसका शरीर डर से थरथराने लगा। एक इंसान मुझे डरा रहा है, घटिया इंसान। विकोर ने खतरा महसूस किया और पीछे कूदा और उसने देखा सेट अब लाल तरल में डूबा था। ये क्या है? खून के कांटे। और फिर सेट की असली पहचान सामने आई। मैं हूँ एंड्रोमेलियस। तुमने मुझे चौंकाया है विकर, लेकिन अब ये लड़ाई खत्म होने वाली है। उसने हाथ उठाया और वहां से निकले सैकड़ों सांप जो शिकार को निगलने दौड़ पड़े। गुफा के अंदर सैकड़ों खून से बने सांपों ने विकर को घेर लिया था। वो तलवार घुमा घुमा कर उन्हें काटता जा रहा था, लेकिन एंड्रोमेलियस हंस रहा था। हाँ, काटते रहो, मुझे देखकर मजा आ रहा है। विकोर हर वार से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी एक सांप पीछे से आया, उसके कंधे में जोर से काट लिया। विकोर ने झटके से सांप के 2 टुकड़े कर दिए, पर तभी एंड्रोमेलियस की कुटिल हंसी गूंजने लगी। अब तू गया काम से। विकोर ने भौहें सिकोड़ ली। क्यों? ये छोटा सा जख्म। लेकिन तभी उसके कंधे से खून निकलकर एंड्रोमेलियस के हाथ में बहने लगा। मैं हूं द एंडलेस ब्लड अब्जॉर्बर, एंड्रोमेलियस ने घमंड से कहा। जितनी देर तू जिंदा है, तेरा खून मेरा है। तेरे अंदर का हर कतरा मुझे और ताकत देगा और तुझे देगी एक दर्दनाक मौत। विकोर शांत खड़ा था, उसके चेहरे पर घबराहट नहीं बल्कि एक हल्की सी मुस्कान थी। एंड्रोमेलियस ने गुस्से से चिल्लाया, क्या पागल हो गया है तू? मर रहा है फिर भी हंस रहा है। विकोर ने बर्फ जैसे लहजे में कहा, मुझे हंसी आ रही है क्योंकि तुझे पता ही नहीं चल रहा तू क्या पी रहा है। एंड्रोमेलियस की आंखें फैल गईं और अगले ही पल उसने खून थूका और घुटनों पर गिर गया। ये खून। विकोर ने अपनी कलाई पर हल्की सी कट लगाई। खून जमीन पर टपका और वो घाव तुरंत भर गया। तेरे सामने हूं मैं और तू सोचता है ये साधारण खून है? ये जहर है। एंड्रोमेलियस अब कांपने लगा। नहीं, ये इंसानों के पास नहीं हो सकता। ऐसा जहर तो सिर्फ लेनवार माउंटेन की कनिंग स्पाइडर, टाइटन्स की लैंड का 9 हेडेड स्नेक या ब्लैक सी का जेलीफिश ही बना सकता है। विकोर ने खून उसके ऊपर गिरा दिया। एंड्रोमेलियस चीख पड़ा। बीएल्ज़ेबब से एक आवाज निकली और विकोर समझ गया, मैडम अब भी मुझसे नाराज है क्योंकि उसका जहर मुझे मार नहीं पाया, लेकिन ये साबित हो गया कि इस जहर से 10 कॉर्प्सेस भी मारे जा सकते हैं। विकोर ने तलवार उठाई और एंड्रोमेलियस का सीना चीर दिया। एंड्रोमेलियस अब डर से भर चुका था। ये इंसान, ये मॉन्स्टर है कौन? उसने भागने का मन बनाया। मुझे बाकी कॉर्प्सेस को बताना होगा और अपना माना वापस लेना होगा। फौरन उसने अपनी बैरियर को तोड़ दिया। वाइकर की आंखें चमकी। अब वो भागना चाहता है। एंड्रोमेलियस ने गुफा के पानी की ओर इशारा किया और पानी खून में बदल गया। सारा पानी हवा में उठा और गहरा लाल हो गया। वाइकर ने देखा, ये है उसका डीमन पावर, पानी को खून में बदलना। लेकिन विकोर अब भी शांत था। पर क्या ये खून अब्सॉर्ब कर सकेगा? एंड्रोमेलियस ने उत्तर दिया, नहीं, ये खून पीने के लिए नहीं है, ये है मेरे ब्लड नाइट्स के लिए। और जैसे ही वो बोला, जमीन पर फैला खून उबलने लगा और उसमें से निकले दर्जनों ब्लड नाइट्स। हर एक नाइट बास्करविल की 6ठी तकनीक का मास्टर। एंड्रोमेलियस ने गर्व से कहा, अब तू 7वीं तकनीक भी चला ले, लेकिन दर्जनों 6ठी तकनीक वालों से अकेले नहीं जीत सकता। अब तू मरेगा और तेरे सारे अपनों को मैं एक एक करके खत्म कर दूंगा। विकोर ने जेब में हाथ डाला, चेहरे पर अब भी वही शांति। तो ये ब्लड नाइट्स सब 6ठी तकनीक जानते हैं, फिर तो थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर मैं बिना तैयारी तो आया नहीं हूं। गुफा के उस अंधेरे कोने में विकोर ने जेब से एक पुरानी काली सी सीटी निकाली। उसकी आंखों में ठहराव था। मुझे ह्यूगो ने कहा था, मांग जो चाहे, और ये सीटी मेरी सबसे बड़ी मांग थी। एंड्रोमेलियस की नजर जैसे ही उस सीटी पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। पसीने की बूंदें उसकी कनपटियों से टपकने लगी। वाइकर ने मुस्कुराते हुए सीटी को होंठों तक ले गया। अगर तू बास्करविल का नाम जानता है तो इसकी आवाज भी जरूर पहचानता होगा। सीटी बजी, एक तेज गूंजती हुई आवाज जो गुफा की दीवारों से टकराती हुई दूर तलक फैल गई। मीलों दूर एक ऊंटी चोटी पर एक सफेद बालों वाला शख्स, ह्यूगो ला बास्करविल, उस आवाज को सुन रहा था। उसने अपना हाथ अपनी तलवार पर रखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। इधर गुफा के अंदर एंड्रोमेलियस ने तुरंत चिल्लाया, ब्लड नाइट्स, इसे मार डालो। लेकिन विकोर वहीं खड़ा रहा, बिल्कुल शांत। ये सीटी सिर्फ आवाज नहीं है, ये है बास्करविल का कमांड सील। इससे मैं पूरी बास्करविल फोर्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। और तभी गुफा के बीचों बीच एक लाल लकीर उभरी। लाल रेखा ने गुफा को चीरते हुए पहाड़ को 2 हिस्सों में बांट दिया। पूरा केव ध्वस्त हो गया। ब्लड नाइट्स हवा में ही खाक हो गए। विकोर शांत खड़ा था और चारों ओर मलबा बरस रहा था।
एंड्रोमेलियस कांपते हुए ऊपर देखने लगा। पहाड़ का ऊपरी हिस्सा गायब था। गुफा अब एक खुला मैदान बन चुकी थी। दूर खड़ा ह्यूगो नीचे देख रहा था। पूरी बास्करविल फोर्स एक डीमन को शिकस्त देने के लिए। विकोर ने झुककर पिता को सम्मान दिया। एंड्रोमेलियस ने एक कदम पीछे लिया। ये तो ह्यूगो ला बास्करविल है और उसके साथ कमांडर वाइस पैट्रियार्क ओसिरिस, मतलब सारे बास्करविल यही हैं। ह्यूगो ने आदेश दिया, अगले 6 घंटे तक विकोर वैन बास्करविल के पास पूरी फोर्स की कमांड होगी। विकोर ने आगे देखा। आंखों में बर्फ सी ठंडक थी। ब्लड हाउंड्स, उस डीमन को नोच डालो। बास्करविल के ट्रेंड किलर्स, सैकड़ों ब्लड हाउंड्स एक साथ झपट पड़े। एंड्रोमेलियस चीख पड़ा। हर दिशा से तलवारें उसके शरीर को चीर रही थी। विकोर ने चेतावनी दी, ये डीमन खून खींचकर जख्म से ताकत लेता है। जो घायल हो वो जहरीली नदी में कूद जाए, एक खरोंच तक मंजूर नहीं। ब्लड हाउंड्स ने पूरी ताकत से हाँ में हाँ मिलाई। हाँ कमांडर, छोटी पर खड़े बीओ सर ने ठाका लगाया। वाह, ये लड़का तो कमाल का निकला। ग्रेट डाने ने कहा, ये मेरा भतीजा है। वहीं ह्यूगो की आंखें भारी थीं। मुझे पता तक नहीं चला कि मेरा बेटा अब एक डीमन बन चुका है। गुफा में एंड्रोमेलियस ने गुस्से से अपने स्नेक लाइक हाथ निकाले। मर जाओ सब, हरामी बास्करविल। लेकिन हर बार उसके हाथ कटते गए, बार बार खून की उल्टियां करते हुए वो बड़बड़ाया, ये ब्लड हाउंड्स मेरी पावर्स जानते हैं, फिर भी पीछे नहीं हट रहे। इनका डिसिप्लिन, इनकी स्ट्रैटेजी मेरी कल्पना से कहीं आगे है। अब उसकी मैजिक पावर भी खत्म हो रही थी। उसे एक रास्ता चाहिए था। तभी उसकी नजर पड़ी ओसिरिस पर। एक शातिर मुस्कान आई। रुको, मैं सेट का शरीर छोड़ दूंगा, बस मेरी जान बख्श दो। तुम सेट को ऐसे थोड़े छोड़ सकते हो, वो बास्करविल का दूसरा बेटा है। पर विकोर ने उसकी ओर देखा, बिल्कुल बर्फ जैसी बेरहमी से। तू सोचता है हम तेरे जैसे को सेट की कीमत पर छोड़ देंगे? एंड्रोमेलियस का चेहरा लाल हो गया, गुस्से से कांप उठा। तो ये था तुम्हारा जवाब? एंड्रोमेलियस का असली मकसद कुछ और था। उसे पूरी बास्करविल फोर्स को नहीं, बस एक इंसान को झुकाना था। ओसाइरिस, बास्करविल का वाइस पैट्रियार्क और सबसे दयालु दिल वाला इंसान। एंड्रोमेलियस उसकी तरफ मुड़ा। याद है ओसाइरिस, सेट तेरा छोटा भाई तुझे भगवान की तरह मानता था। अब भी उसके अंदर कुछ बाकी है, तू ही उसे बचा सकता है। विकोर ने तुरंत चेतावनी दी, भाई ये ट्रिक है, दिखावा है, मत फंसना। लेकिन ओसाइरिस धीरे धीरे कदम दर कदम एंड्रोमेलियस के सामने आ खड़ा हुआ। आंखों में गहराई थी। क्या सच में सेट की आत्मा अब भी अंदर? एंड्रोमेलियस मुस्कुराया और तभी उसके चेहरे पर सेट की छवि उभरी। सेट की आवाज, भाई मैं अब भी जिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। तुमसे तुलना, पिता की उम्मीदें, सब कुछ इतना भारी हो गया था कि मैंने अपनी आत्मा बेच दी। ये सब मेरी गलती है। हर मौत, हर तबाही मेरा गुनाह है। बस एक मौका दो, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले कि वो पूरी बात कह पाता, ओसाइरिस की तलवार चली। एक ही वार और डीमन का सिर धड़ से अलग। चारों तरफ सन्नाटा। ओसाइरिस ने नीचे देखते हुए धीरे से कहा, यही मेरा आखिरी उपकार था सेट के लिए। विकोर उसके पास आया। भाई खुद को दोष मत दो, सेट की आत्मा जा चुकी है। ये बस एक चाल थी, एक क्रूर मजाक। लेकिन ओसाइरिस की आंखों में अपराध बोध था। मैं ही तो बड़ा भाई था, मैंने ही उसे अकेला छोड़ दिया और आज बास्करविल की खून से भरी विरासत एक और बेटे को खो बैठी है। मैं वाइस पेट्रियार्क होते हुए भी इस डीमन को पहचान नहीं पाया और अब हमारी आने वाली नस्लें इस बोझ को उठाएंगी। तभी एक ब्लड हाउंड ने आसमान की तरफ देखा और चिल्लाया, सर डीमन का सिर उड़ रहा है। एंड्रोमेलियस का कटा हुआ सिर हवा में उड़ते हुए भाग रहा था। हाँ हाँ बेवकूफों, दरवाजा खोलने में देर हो गई, लेकिन मेरे भाई मुझसे बेहतर काम करेंगे। मैं लौटूंगा और तब तुम सबको मार डालूंगा। विकोर ने आकाश की ओर देखा। उस ऊंचाई से वार करना नामुमकिन था। लेकिन तभी ह्यूगो की ठंडी आवाज गूंजी, एक तलवारबाज कभी अपनी पीठ नहीं दिखाता। एंड्रोमेलियस का चेहरा एक पल के लिए सुन्न पड़ गया। उसके अंदर एक डर की लहर दौड़ गई। सेट मर चुका है, फिर ये डर कैसा? ये ह्यूगो से जुड़ा असली डर था, उस इंसान से जिसकी तलवार मौत बनकर उतरती है। ह्यूगो ने अपनी तलवार खोली। पूरा मैदान चुप, हर आंख उसी पर टिकी थी। एंड्रोमेलियस ऊपर से भागने की कोशिश कर रहा था। तू नीचे है, मैं आसमान में हूँ, क्या करेगा ह्यूगो? तू चाहे सोर्ड मास्टर ही क्यों ना हो, इतनी दूरी पर वार नहीं कर सकता। एंड्रोमेलियस हंसने लगा। लेकिन तभी ह्यूगो की तलवार हिली। हवा में कई लकीरें उभरी, तेज, बेहद सटीक। एंड्रोमेलियस का सिर कटने लगा। खून की लकीरें हवा में तैरने लगी। वो कुछ समझ पाता उससे पहले उसका सिर टुकड़ों में बिखर गया। मरते समय उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये कैसे? मैं एक इंसान से हार गया। नीचे खड़ा वाइकोर सब देखता रहा। ये था एक सोर्ड मास्टर्स असली वार। कुछ ही दिनों बाद बास्करविल परिवार के पूरे इलाकों में एक नोटिस चिपकाया गया। लापता बच्चों की जांच शुरू हो चुकी है, साथ ही हर पीड़ित परिवार को मिलेगा मुआवजा। विशेष विकोर कानून के अंतर्गत ये खबर पूरे समाज में एक तूफान बनकर फैल गई। हालांकि ये बात छुपा ली गई कि धरती पर डीमन किंग रैंक का एक राक्षस उतरा था, पर यह साफ लिखा गया कि इन सारे खौफनाक हादसों का जिम्मेदार था बास्करविल परिवार का दूसरा बेटा सेट। इसके बाद सेट की मां का मुकदमा शुरू हुआ। चार्जेस एक दो नहीं, पूरे 1642 जुर्म। बच्चों के कमरों में जहर मिलाना, पहली पत्नी को मारने की कोशिश, पेट्रियार्क की सबसे बड़ी बेटी को अगवा करना और सेट के साथ मिलकर बच्चों का अपहरण करना। फैसला साफ था, इमीडिएट एक्सीक्यूशन। लेकिन सब
सबसे चौंकाने वाली बात ये थी, वो डीमन से ब्रेन वॉश नहीं हुई थी मरने से पहले। बस एक बात चिल्लाई, मुझे सेट से आखिरी बार मिलने दो। सेट के बाकी गुर्गों को भी मौत की सजा दी गई। इस पूरे केस को संभालने वाला शख्स था वाइस पैट्रियार्क ओसाइरिस, लेकिन कुछ समय के लिए उसने अपनी शक्तियां सौंप दी थी वाइसर वान बास्करविल को। धीरे धीरे चर्चाओं में एक नया नाम उभरने लगा। विसर लोग कहने लगे, बारबेरियंस की जंग में जो सबसे आगे था, जिसने डेमन मामले को निपटाया, वही असली हीरो है। साइरस और वाइसर ने एक हफ्ते से भी कम में सब खत्म कर दिया। एक ऊंचे रैंक के बास्करविल सदस्य की फांसी लोगों के रोंगटे खड़े कर गई। अब ये साफ हो चुका था, बास्करविल का कानून सब पर लागू होता है, चाहे वो परिवार का सदस्य ही क्यों ना हो। दूसरी ओर बास्करविल विला में ह्यूगो ने पॉम से पूछा, बताओ मुझ में क्या बदला है? पॉम ने गौर से देखा, दादा की दाढ़ी चली गई। ह्यूगो हंसते हुए बोला, तो मेरी दाढ़ी नहीं है, कैसा लग रहा? पॉम ने मासूमियत से जवाब दिया, थोड़ा खाली खाली लगता है। वाइसर ने ये सीन देखा मानो वो पहले वाला कोहराम कभी हुआ ही नहीं, और फिर उसे एहसास हुआ सेट से जुड़ी लगभग हर चीज को मिटा दिया गया है। अब बास्करविल की सरजमीन से डीमन की हर परछाई जा चुकी है। वाइसर ने सिंडी वेंडी को टास्क दिया था, बाकी डीमंस की जानकारी इकट्ठी करो। अब बस उसे रिपोर्ट का इंतजार था। तभी ओसाइरिस पास आया। बहुत अच्छा काम किया वाइसर। वाइसर ने भी मुस्कुराकर कॉम्प्लीमेंट लौटाया। ओसाइरिस ने फिर कहा, एकेडमी का एंट्री लेट हो गया है, अब तैयारी शुरू कर दे। वाइसर थोड़ा चौंका, इतनी हलचल के बीच एकेडमी? उसने कहा, फादर को तो चाहिए कि मैं यहीं रहकर काम पूरा करूं, ऐसे वक्त में एकेडमी जाना सही है? ओसाइरिस ने शांत भाव से जवाब दिया, फादर चाहता है कि तू पावर स्ट्रगल से दूर रहे। तुझे देखकर वो खुद को देखते हैं और शायद इसी वजह से तुझे वो उस दुनिया से बचा रहे हैं। उनका तरीका सख्त है लेकिन फेकर असली है। वाइसर की नजर फिर ह्यूगो पर गई, जो इस वक्त पॉम की छोटी बनाने की कोशिश कर रहा था। हेड बटलर की मदद से जैसे तैसे उसने हेयर स्टाइल पूरा किया। पॉम ने हंसते हुए कहा, अच्छा किया ग्रैंडपा। ह्यूगो ने पूछा, सच में पसंद आया? पॉम ने सिर हिलाया, बहुत। ये छोटा सा सीन देखकर वाइसर एकदम रुक गया। मैं अब तक बस अपनी पुरानी नजरों से देखता आया था। मैं हमेशा ह्यूगो की पीठ देखता रहा, जैसे कोई गुलाम अपने मालिक के पीछे चलता है, लेकिन मैं भूल गया उसकी पीठ पर भी जंजीरें थी। अब जो कुछ मैं पहले जानता था वो बदल रहा है। वाइसर ने ह्यूगो को देखा, जो अब पॉम को बाहों में भरकर मुस्कुरा रहा था। विकोर ने ह्यूगो की वो मुस्कान देखी जो सिर्फ एक आजाद इंसान के चेहरे पर होती है। तभी उसे समझ आया, वो ह्यूगो जिससे वो कभी बदला लेना चाहता था अब रहा ही नहीं। विकोर अब अपने ही अतीत की जंजीरों से आजाद हो चुका था। ये एहसास आते ही उसके अंदर की कड़वाहट धीरे धीरे मिटने लगी और उसकी आंखों में एक नई क्लैरिटी उतर आई। उसने ओसाइरिस की ओर देखा, मैं एकेडमी जाने के लिए तैयार हूं। ओसाइरिस मुस्कुराया, बहुत समझदारी का फैसला है। लेकिन उसी पल विकोर ने पीछे मुड़कर देखा, वो जंजीरें जो कभी उसे बांधती थी अब उनके दूसरे छोर पर कई डीमंस खड़े थे। विकोर ने ठंडी आंखों से देखा और फिर घोषणा की, मेरा असली बदला अब शुरू होता है। मिडनाइट चांदनी में नहाया क्लॉक टावर, हर तरफ खामोशी। फिर अचानक क्लॉक टावर के अंदर से एक मॉन्स्टर बाहर फटा। जमीन पर गिरते ही वो चीखा, कौन हो तुम? मेरे डीमन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? गुस्से में वो मॉन्स्टर टूट पड़ा, विकोर पर हमला किया, गालियां दी, शोर मचाया, लेकिन विकोर बस खड़ा रहा, एकदम शांत अडोल। उसने बीलज़ेबub को बुलाया और खुद से एक सवाल किया, मैं हूं कौन? अगले ही पल विकोर की तलवार चल चुकी थी। काट दर काट लहराती हुई स्लैशेस, मॉन्स्टर की बॉडी पर एक के बाद एक जख्म, हर बार सटीक, खतरनाक और जानलेवा। फिर वाइकोर ने हवा में छलांग मारी और अपने पूरे वजन के साथ एक किक मॉन्स्टर के सीने पर। वो सीधा जमीन पर गिरा और वहीं शांत हो गया। वाइकोर ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। चांद की रोशनी में उसकी परछाई दूर जाती रही और जाते जाते बस एक बात कही, मैं हूं नाइट हाउंड, डीमंस का एवेंजर। सीजन 1 ऑफ रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लडेड सोर्ड हाउंड यहीं समाप्त होता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सीजन 2 का कोई हिस्सा आपसे छूटे नहीं। ओनली ऑन नॉक्सा 9 यूट्यूब चैनल। सी यू इन सीजन 2।